हे माय लवलीज़ पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे चैनल पर नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। एक शख्स जो दूसरे शख्स का हाथ पकड़े हुए था। एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा फर्स्ट में लीड कैरेक्टर हमारे सेकंड में लीड कैरेक्टर का हाथ पकड़े हुए था। दोनों फोर्स पे थे और दोनों बहुत बुरी हाँफ रहे थे। विंग धीरे धीरे करके अपने पॉकेट से कुछ सामान निकाल रहा था। तभी फांगजी उसके ऊपर आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए पागलों की तरह हंसते हुए कहते, हाँ हाँ, मुझे छोड़ के जा रहे हो? बोलो, मुझे 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 छोड़ के जा रहे हो? क्यों 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 जा रहे हो? हाँ, क्यों 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 जाना है बताओ? तो नहीं जा सकते तो बोला तो था मेरे साथ रहोगे। हाँ, विंग उसे देखते हुए कहता है, तुम सच में पागल हो। मुझे कहता है, हाँ मैं पागल हूँ। हाँ मैं पागल हूँ, पागल। हाँ हाँ, खुश खुश, अब तुम नहीं जाओगे। इतना बोल हम जी उसके हाथ को पकड़े हुए था और उसके कानों पे ना बहुत जोर से बाइट कर लेता है। बींग चीख पड़ता है, उसकी आंखों से आंसू निकल गया था। वंग जी हंसते हुए कहता है, अब हॉस्पिटल चलते हैं, है ना? विंग इतना बोलना हुआ ही था कि वो वांग जी को धक्का देता है, जिससे कि पलंग के कॉर्नर में जाकर सीधे वांग जी को लगता है। विंग उठता है और बांस लेकर सीधे वांग जी के ऊपर दे मारता है। वांग जी के सर में भी चोट लग गया था। उसके बाद विंग जल्दी से अपने पॉकेट से एक निडल्स निकालता है और वांग जी के गले पे लगा देता है और कहता है, मुझे माफ कर देना। इतना बोल बिना चप्पल के बिना कुछ किए वो फोन भी वैसे ही छोड़ देता है और अपना वॉलेट लेकर उस रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी धीरे धीरे ससरते हुए कहता है, मत मत जाओ, मत जाओ, मैंने कहा मत जाओ, मैंने कहा मत जाओ, वरना मैं खुद को हार्म कर लूँगा। विंग कहता है, अब तुम मर ही क्यों ना जाओ, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं रुकने वाला। ये बोल विंग उस घर को खोल के वहाँ से भाग जाता है। वांग जी जो कि वहाँ पे वैसे ही अनकॉन्शियस हालत में पड़ा हुआ था, सर से खून बह रहा था और वो बस एक ही चीज़ बोल रहा था, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। और धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वहीं पूरे 3 साल बाद विंग जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था और वो एक जो फोटो फ्रेम्स होते हैं वो सभी चीज़ों को देख रहा होता है, जिसमें विंग की एंगेजमेंट साओ सिंचेन के साथ में फिक्स्ड हुई थी और विंग उसी के साथ उसी के पैलेस में रहता था। विंग जब ये सब देख ही रहा होता है कि वहाँ पे वैन किंग आते हुए कहती है, विंग विंग कहता है, वैन किंग तुम तुम यहाँ कैसे? वैन किंग कहती, अरे साओ सिंचेन ने कहा है कि इसमें से रिंग सेलेक्ट करने के लिए वो कल बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाएगा। विंग कहता है, ओह वाह, हाँ ठीक है, लाओ देखता हूँ। इतना बोल वो लोग डिजाइन्स देखने लगे थे, जिसमें से 2-3 डिजाइन्स को विंग सेलेक्ट कर रहा होता है। वैन किंग कहती है, तुम श्योर तो हो ना कि तुम ये एंगेजमेंट करने वाले हो? विंग कहता है, वैन किंग मैं पास्ट को भूल आया हूँ और मैं याद नहीं करना चाहता। इतना बोल उसमें से एक रैंडम डिजाइन चूज कर देता है। वैन किंग उसे कहती है, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ विंग। विंग कहता है, आई नो कि मेरे दोस्त मेरे साथ है, बट अगर उस दिन, फिर ये इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। उसके बाद वापस से कहता, चलो कुछ जूस वगैरह बनाते हैं। विंग और वन किंग दोनों किचन एरिया में आते हैं, जूस बनाते हैं एंड देन पीते हैं। पी लेने के बाद वो कहता है, मेरा थोड़ा सा ना मूड हैवी हैवी हो रहा है, हम थोड़ा बाहर चलते हैं। तो विंग कहता है, ठीक है। वो दोनों बाहर के लिए निकल जाते हैं, मॉल आते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं और उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग ही करते हैं। वो कर लेने के बाद जैसे ही पार्किंग लॉट्स में आते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं ना टीवी वाले, उस टीवी पे न्यूज़ चल रहा था, लायन एम्पायर के सबसे छोटे बेटे वापस से लैंड कंपनी में डिब्यूट करने वाले हैं। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग के हाथ ट्रंक के पास ही रुक जाते हैं। वो उस होर्डिंग पे वीडियो जो चल रहा था उसमें देख रहा था, जहाँ पे मीडिया के सामने में एक शख्स जिसने ब्लैक हाई नेक पहना हुआ था, उसके ऊपर से ब्लेजर, बालों को बड़ी स्टाइलिश वे में बनाया हुआ था। उसकी आंखें इतनी काली और गहरी थी जैसे मानो किसी ने उसे पोजेस्ट कर रखा हो। वो शख्स वहाँ पे खड़ा था। सी जैन सबको इंट्रो कर रहे होते हैं कि ये मेरा भाई है
और ये भी कंपनी को संभालने वाला है। और ये भी जस्ट बाहर से लौट के आया है। विंग उसे देख रहा था। तभी वेनकिंग आते हुए कहती, वाह कितना हैंडसम बंदा है यार, ये सिंगल होगा। विंग कुछ भी नहीं कहता है और अपने मन में कहता है, तो तुम ठीक हो गए हो लानशान, अच्छी बात है। इतना बोल वो वहां से उसमें चला जाता है। तभी वेनकिंग कहती है, कुछ पेशेंट है, चेक करने चलोगे क्या? विंग कहता है, ठीक है। विंग एक साइकाइटिस्ट है, वो एक डॉक्टर है। इतना बोलकर वैनकिंग और विंग दोनों हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ पे एक दो केस था वैनकिंग का ही। और वैनकिंग का ही ये एक मेंटल असाइलम हॉस्पिटल था, जहाँ पे वैनकिंग नियुक्त थी। लेकिन विंग से कंसल्ट लेने के लिए, या विंग कभी कभी वहाँ पे एज अ बोल सकते स्पेशल डॉक्टर आता था। जिसके बाद वैनकिंग और विंग आकर के एक पेशेंट का ना टेस्ट लेने लगा था, अंदर उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहे थे, ताकि उन्हें पता चले कि फार्मा में क्या होता है कि जो हमारी मानसिक स्थिति है उसे हमें रोज चेकआउट करके नोट करना होता है और उनका एक पैमाना तैयार करना होता है। तो वीन और वेनकिंग दोनों यही कर रहे होते हैं उस पेशेंट्स के साथ में, जहाँ पे पेशेंट्स हाइपर हो जाता है। और विंग बहुत बुरी तरीके से हाँफने लगा था, उसे अस्थमा जैसे अटैक्स आ रहे थे। विंग फटक से अपनी पॉकेट से इनहेलर का डब्बा निकाल कर इनहेल करता है। तो वनकिंग उसे कहती, तुम बाहर जाओ। वंग जी कहता है, वंग जी बाहर के चेयर पे आके बैठते हुए अपने हाथों को मलते हुए कहता है, 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग से जा नहीं रही है। वाह, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया लहनसान? और इतना बोलते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जहाँ पे विंग फ्लैशबैक में जाता है। और बीच बीच में फ्लैशबैक भी चलने वाले हैं, ठीक है। विंग एक दिन अपने क्लिनिक पे वैसे में पेशेंट्स की फाइल देख रहा होता है, और उस समय वो नया नया डॉक्टर बन के आया ही था। वो बच्चे के डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। उस वक्त वो साइकाइट्रिस्ट तो था, लेकिन वो कंसल्टिंग में था। अचानक से उसके सामने में एक शख्स आता है जिसकी एज 18 साल है। ये वापस से एज गैप स्टोरी होने वाली है। एज यूजुअली टॉप करेक्टर हमारा लान वांगजी ही होने वाला है, और बॉटम हमारा विंग। बट यहाँ पे विंग वांगजी से बड़ा है। उस समय हमारे जो विंग है उसकी एज 26 साल थी, और हमारा जो वांगजी है उसकी एज 18 साल थी, ठीक है। विंग जब उस फाइल को चेकआउट कर रहा होता है, अचानक से उसे लगता है कि जैसे कि उसके कैबिन में कोई आया है। वो जैसे कुर्सी चेयर पलटता है, एक शख्स वहाँ खड़े होकर अपनी मुंडी को नीचे किए हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। कहता, वाह यू आर सो ब्यूटीफुल। विंग उसे देखते हुए कहता, कौन हो तुम? वंग जी कहता है, मैं नया पेशेंट हूँ। इतना बोलना हुआ ही था तो वंग जी उसे देखता है रहता है और चेयर पे आके बैठ जाता है, जहाँ पे विंग उससे पहले तो ऊपर से नीचे तक घूर लेता है। कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? वांगजी कहता है, मेरा नाम लैन वांगजी है, प्यार से मुझे लंजा बुला सकते हो, स्पेशली तुम डॉक्टर। विंग उसे देखते हुए कहता है, ओह सच में? हाँ। वांगजी एक्साइटेड होते हुए विंग का हाथ पकड़ता है, कहता, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तुम बुला सकते हो, आखिरकार तुम इतने हॉट जो हो। विंग अजीब लगता है उसे और अपने हैंड खींचते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांगजी अजीब सा ऑकवर्ड हंसते हुए कहता है, हाँ तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हें पता है, तुम्हें किसी ने कहा नहीं कि तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। तुम्हारे ये रस से भरे लिप्स जिसे चूसने के बाद अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, और जब तुम मेरे नीचे मौन करने वाले हो तब तब तो और भी ज़्यादा। विंग ने फाइल पटकते हुए कहता, क्या बकवास कर रहे हो? विंग की बात सुनने के बाद वंग जी उठ जाता और उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, मैं तो चेक करने आया था। इतना बोल वांगजी उठ करके और सीट पे जाके लेट जाता है। विंग दांत पीसते हुए उसके पास आकर पेंडुलम लेके बैठ जाता है और सवाल कर रहा होता है, तुम्हें क्या हुआ है? वांगजी कहता है, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ हुआ है, कभी कभी लगता है कुछ नहीं हुआ है। विंग उसकी इस अजीब जवाब से ना परेशान हो रहा था। फिर वो कहता है, क्या परेशानी है, क्या तंग करता है? वांगजी कहता है, अंधेरा बहुत डराता है, बहुत ज़्यादा डराता है। विंग कहता है, बचपन में कुछ हुआ था क्या? तो वांग जी कहता है, पता नहीं, क्या होना चाहिए था। वैसे एक बात बोलो, ये रूम का कलर काफ़ी अच्छा है, पर ये छत का कलर अच्छा नहीं है।
विंग इरिटेट होते हुए कहते तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वांग जी कहता है डैड को लगता है मैं पागल हूँ, पर मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने बस अपने अपने डैड के सेक्रेटरी का सर फोड़ दिया, उसके कुत्ते को काट के गाड़ दिया, और मैंने अपने मालिक काका के ऊपर गमले फेंक के मारे, और स्कूल में मैंने बच्चे की टांग तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। बस कुछ कुछ ऐसी छोटी मोटी हादसे हुए हैं। विंग ये सब कुछ हाँ करते हुए सुन रहा था और कहता है तुम क्या पागल हो? ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें हाँ, तुम छोटा मोटा हादसा कहते हो उसे? विंग कहता है छोटा मोटा हादसा, कुछ छोटा मोटा वांग जी, हादसा ही कहूँगा ना। विंग कहता है गॉड। फिर वो उठ के जैसे जाने को होता है, वांग जी बैग से हक कर लेता है और उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर हाथ चलाते हुए कहता है ये बहुत अच्छा दिख रहा है, इसे मैं खाना चाहूँगा। विंग अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो? तो वांग जी कहता है सच तो कह रहा हूँ, समझ में नहीं आता है क्या? हाँ। विंग अपने हैंड को छुड़ाते हुए उसे धक्का देता और कहता है बकवास बंद करो और चुपचाप लेटे रहो, मैं अभी आया। फिर एक पेपर और पेन लेकर आता है, जहाँ पे वो उसके सीट को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहता है नाम? वांग जी कहता है लैन वांग जी। विंग कहता है एज? वो 18 साल लिखा देता है। वांग जी बस उसे घूर घूर कर देख रहा था, उसके लिप्स ड्राई हो रहे थे और वो विंग को ही देखे जा रहा था। विंग कहता है पहला हादसा कब हुआ था तुम्हारे साथ? वांग जी कहता है एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मुझे पानी से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। और पहला हादसा जब मैं हाई स्कूल में था, एक बच्चे ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा सारा बुक्स बैग में से निकाल कर नीचे फेंक दिया और सारे बच्चे मुझ पे हंस रहे थे। मैंने पेंसिल से मारा उन्हें, बस 2 बच्चे की सर में घोंप दिया, एक बच्चे की आंखों में घोंप दिया, और उसके बाद मैं अपनी सीट पे जाकर बैठ गया। पर मुझे ब्लड से बहुत इचिंग होती है। मैं बाथरूम जाकर हाथ धो रहा था, पर हाथ धुल ही नहीं रहे थे। विंग उसकी बातें इतनी अजीब थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कहते हैं और फिर तुमने क्या किया? वांग जी कहता है क्या करूँगा, बस जितने भी वहाँ पे हैंड वाश थे सारे यूज़ कर दिए, टटी टटी गंदा गंदा दिख रहा था। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद वो उसकी आंखों को चेक करता है, जहाँ पे एक अजीब सा गहराई था, कुछ तो था जो मिसिंग था वांग जी के अंदर। फिर विंग उसे कहता है और अंधेरे से क्यों डर लगता है? विंग अचानक से, जो कि फनी वे में ये सारी चीज़ें बता रहा था जो उसने हाथ से किए हुए थे, उसकी ये एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो जाता है, उसकी आंखें डार्क हो जाती है और वो उठ के धीरे से बैठते हुए विंग का हाथ पकड़ता है, जिससे कि विंग के हाथ से वो पैड और पेन नीचे गिर जाते हैं। विंग जी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है क्यों बताऊँ मैं क्या हुआ था? हाँ, क्यों बताऊँ मैं? विंग ना इरिटेट होते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। वांग जी कहता है डॉक्टर हो? हाँ डॉक्टर हो, सही कहा डॉक्टर हो। इतना बोल विंग को खींचता है, जो कि विंग उसके ऊपर आ गया था। विंग उसके ऊपर था और वांग जी उसे देख रहते हुए कहता है पर मुझे ये डॉक्टर पसंद आया। डॉक्टर? विंग कहता है डिस्गस्टिंग, ये कितना अजीब है। इतना बोल विंग फटक से वांग जी का हाथ दोनों को ऐसे क्रॉस करते हुए पकड़े हुए था, कहता है ऐसे नहीं वरना तुम्हारे हाथों को बांधना पड़ेगा। वांग जी हंसते हुए कहता है वाह, आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो इतना बोल्डली मेरे साथ ट्रीट कर सके। तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ? विंग कहता है मुझे कोई शौक नहीं है जानने का। इतना बोल विंग उसके हाथों को बांध देता है और वांग जी फिर से क्रिप्पी स्माइल करते हुए उसे देख रहा होता है। जहाँ पे विंग जब उसके हाथों को बांध रहा होता है, वांग जी पागलों की तरह उसे स्निफ कर रहा था। विंग को अजीब तो लग रहा था, पर एज ए पेशेंट उसे चेक कर रहा था। फिर कुछ कुछ सवाल पूछते हैं, जहाँ पे वांग जी फिर से क्रिपी वाले स्टाइल में जवाब देता है। फिर वांग जी कंसल्ट कर ले विंग वांग जी का कंसल्ट कर लेने के बाद उसे दवाई लिख देता है एंड देन कहता है ये लो, बस ये एक रात की रात खाना है, कुछ एक्सरसाइज करवाने हैं तो तुम आ जाना। वांग जी कहता है ठीक है, आज से मेरे साथ ही रहना। इतना बोल वांग जी जब वहाँ से चला जाता है तो विंग कहता है ये क्या बोल के गया, और वो वापस से अपना काम करने लगा था, बाकी सारे पेशेंट को वो चेक करने लगा था। शाम के टाइम पे वांग जी जैसे ही उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने वाला होता है, उसे डीन बुलाते हैं।
तो वो जाता है डीन के पास, जहाँ पे डायरेक्टर उसे कहते हैं ये लीजिए आप अपना लेटर। तो ये कहता है ये किस चीज़ का लेटर है? कहता है आपको नया डॉक्टर अच्छा हायर किया है मिस्टर लैन के लिए, तो आप उसके साथ जाइए और उसके साथ ही रहेंगे उसके घर पे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे तब तक जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। विंग कहता है मैं डॉक्टर हूँ और मैं हॉस्पिटल में रह के इलाज करना चाहता हूँ, ना कि वहाँ। तो डॉक्टर कहता है देखिए बड़े लोगों की बड़ी बातें, अब उनके डैड ने रिकमेंड किया है आपको और आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है मिस्टर वी, आपको जाना चाहिए। विंग कहता है बट, फिर वो इतना बोल कर और कहता है ठीक है, ये बोल कर वो लेटर ले लेता है एंड देन वहाँ से वो चला जाता है। विंग पूरे रास्ते सोच रहा था किस तरह का इंसान है, उसने कहा था और वो इतना जल्दी कर भी लिया, पर उसकी बातें बहुत अजीब है, वो पेशेंट्स कम, एक साइकोपैथ ज़्यादा लग रहा था। ये बोलकर विंग ने उस लेटर को बार बार देख रहा था। बैक टू द प्रेजेंट, वो अपनी आंखें बंद किए ही था, तभी वैनकिंग आते हुए कहते विंग 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 तुम ठीक हो? विंग अपनी आइज ओपन करते हुए कहता हाँ मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। इतना बोल वो वैनकिंग के साथ घर निकल आता है। वैनकिंग विंग को छोड़ते हुए कहती है चलो मैं चलता हूँ। तो विंग कहता है आ ही गई हो तो कॉफ़ी तो पी लो। वैनकिंग कहती है जूस पिया, शॉपिंग किया, अब कॉफ़ी भी पी लूँ? चलो ना बाबा, कल वो आ जाएगा, परसों तुम्हारी इंगेजमेंट है। इतना बोल वैनकिंग वहाँ से चली जाती है। विंग अपने घर में आकर सोफा पे लेटा हुआ था। आई मीन कि वो साउथ इंडियन के घर में रह रहा था। वो सोचता है कितना अजीब था ना वो, ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि ये शुरुआत अच्छी जो दिख रही थी वो होना ही नहीं चाहिए था। ये बोलकर वो वापस से सो जाता है। अब अगले दिन रात के टाइम पे जो हमारा साउथ इंडियन था ना वो धीरे धीरे घर में एंटर करता है। विंग को सोफा पे सोते हुए देखकर उसके पास आता है और उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है तो काफ़ी ज़्यादा थक गए हो तुम, कोई ना, शादी के बाद सारी थकान और तुम्हें दोनों में साथ में रखूँगा और तुम्हारी थकान भी उतार दूँगा। विंग मैं तो कब से तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं तुमने कौन सी जिद पकड़ के रखी है कि शादी के बाद ही सब कुछ करना है। इतना बोल सास इंचिंग विंग को गोद में उठाता है और गोद में उठाने के बाद उसे बेड पर लाकर रख देता है। उसे कंबल से टक करते हुए वापस से उस रूम को लॉक करके अपने रूम में आकर शावर वगैरह लेकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब विंग की नींद खुलती है तो उसे अच्छे से याद था कि वो सोफा पे सोया था। वो अपने सर को पकड़े हुए था क्योंकि उसके सर में हेडेक्स हो रहे थे। अंदर में कहता है ये वो अचानक से क्यों हो रहा है। और उसके बाद वो अपने आप को जब बेडरूम में देखता है तो कहता है मैं बेडरूम में कैसे आया। ये बोलकर कहता है साव सिंचेंग। वो भागते हुए जब उसके रूम में आता है तो साव सिंचेंग बेड पे सो रहा था आराम से, जिसे देखकर भी थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए कहता है तो तुमने मुझे बेड पे रखा, थैंक यू सो मच सिंचेंग। इतना बोलकर विंग फ्रेश होने चला जाता है, खुद के लिए साव सिंचेंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसके बाद वो उसे उठाने के लिए आता है, जहाँ पे साव सिंचेंग उसे देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है। विंग कहता है मॉर्निंग। साव सिंचेंग उठते ही विंग को गले लगाने चाहता था। विंग बीच में ही हाथ लगाते हुए कहता है आह क्या हुआ। साव सिंचेंग कहता है तुमने रिंग सेलेक्ट किया। विंग कहता है साव सिंचेंग कहता है क्या बात है, तुम थोड़े से ऑफ लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या, नए पेशेंट्स मिला है कोई ऐसा फिर से पागलों जैसा। ये बोलकर वो हंसने लगा था तो विंग कहता है सिंचेंग मैं एक डॉक्टर हूँ। साव सिंचेंग कहता है कम ऑन, शादी के बाद तुम हमारे साथ अब्रॉड जाने वाले हो, वहीं पे बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल हैं, किसी एक को पकड़ लेना या फिर रिसर्च टीम में चले जाना। विंग कहता है साव सिंचेंग को जाते हुए देख कर विंग कहता है हाँ वैसे भी मैं यहाँ रहना नहीं चाहता और वो अब ठीक हो गया है तो मैं सोचता हूँ सच में मुझे चाइना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं था या पता नहीं कहाँ था इन 3 सालों में, लेकिन उसे जब मैंने देखा मेरे स्पाइन में एक अजीब सी डर का माहौल दौड़ गया है। तो वो ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास है और वो मुझे घूर कर देख रहा है। ये बोलते हुए विंग थोड़ा सा घबराया हुआ था और कहता है मुझे मुझे डरना नहीं चाहिए, वैसे भी अब तो वो ठीक है और मैं उसका अब डॉक्टर भी नहीं हूँ। ये बोलते हुए विंग खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद विंग बाहर आ जाता है, जहाँ पे साउथ इंडियन आते हुए कहता है रिंग आ गए हैं क्या। तो विंग कहता है हाँ आज दी जाएंगे। कहता वैसे भी मैंने बैंकेट वाले से बात किया है, वो सारा अरेंजमेंट करके रखेंगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे लिए। विंग कहता है हाँ मैं भी।
तो साओ सिंचेन कहता है क्या हुआ है विंग, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम इसे पोस्टपोन कर सकते हैं, है ना। विंग कहता है नहीं नहीं, पोस्टपोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है साओ सिंचेन, इतना बोल विंग उसे देखता है और कहता है सब ठीक है ओके ना। साओ सिंचेन विंग का हाथ लेकर उसे पकड़े हुए था, कहता है तुम जैसा बोलो विंग। इतना बोलने के साथ उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है चलो ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। विंग और वो दोनों फिनिश कर लेने के बाद साओ सिंचेन कहता है कपड़ा ट्रायल कर ले। विंग और साओ सिंचेन दोनों कपड़े ट्राई करने के लिए जाते हैं, अलग अलग रूम में ट्राई कर करके आते हैं। इसे देखने के बाद कहता है ये वाला परफेक्ट लग रहा है, मैं यही पहनूंगा। तो विंग कहता है साओ सिंचेन कहता है क्या हुआ है विंग। विंग कहता है कुछ नहीं पापा, बस मैं थोड़ा सा थका सा फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो साओ सिंचेन कहता है डॉक्टर के पास चले। विंग कहता है मैं खुद डॉक्टर हूँ। कहता है हाँ तो तुम पागलों के डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए बोल रहा हूँ। विंग हंसते हुए कहता है ठीक है बाबा, पर मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वो वापस से अपने रूम में जाता है। वो ऑफ तो था क्योंकि जब से उसने न्यूज़ देखा है कि सेकेंड लैंड एम्पायर के जो सेकेंड सायर है वो भी कंपनी को ऑन करने वाले हैं, तब से विंग का मूड तो बदला था, पर वो दिखा नहीं रहा था किसी को। अब इधर विंग वापस से कपड़े को फोल्ड कर रहा था, तभी साओ सिंचेन बैक से आकर हक करता है। तो विंग अचानक से डरते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो साओ सिंचेन। उसके हैंड को हटाते हुए से दूर करता और कहता है "आह, अभी हमारी शादी हुई नहीं है। साओ सिंचेन कहता है कम ऑन विंग, कल हमारी एंगेजमेंट है, मैं तुम्हें हक तो कर ही सकता हूँ ना। तो विंग कहता है हाँ कल से। इतना बोल उसे हटा देता है। साओ सिंचेन कहता है कल से बस एक दिन का फासला है, ऐसे कुछ काम है, मैं एक बार चेक करके आता हूँ। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। साओ सिंचेन वहाँ से बैंकेट चेक करने चला जाता है क्योंकि वो डेस्टिनेशन ऑर्गेनाइज किया हुआ था जहाँ पे वो इंगेजमेंट करने वाले थे और करीब 100-200 लोगों को भी इनवाइट किया हुआ था। विंग वापस से कपड़े फोल्ड करते हुए ना वांगजी के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि वांगजी उसमें बहुत ही ज़्यादा डार्क और डासिंग दोनों लग रहा था। और विंग न जाने क्यों बार बार उसके उसमें खो रहा था। विंग अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है जब से उसने मुझे छुआ है, जब से उसने मुझे किस किया है, जब से मैं उसके साथ सोया हूँ, उसके बाद से मैं आज तक कभी किसी और को अपने करीब आने ही नहीं दे पा रहा हूँ। हालांकि वो मुझसे छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिद्दी और अजीब है। ये बोलते हुए विंग बस अपने लिप्स के ऊपर हाथ फेर रहा था। फिर वो रिडीमिंग से बाहर आता है और आने के साथ ही कपड़े वगैरह वापस से कबर्ड में रखने लगा था जितना भी उसने बिखारा हुआ था। उसके बाद वापस से वो थोड़ा सा रेस्ट करने चला जाता है क्योंकि विंग बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। विंग की बॉडी लगातार वीक हो रही थी, उसके हाथ पैर में अजीब सा सिहरन हो रहा था और वो बस इन सब से बाहर आना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ लैन हाउस में सीचैन वांगजी को देखते हुए कहते हैं वांगजिया, मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस तो करा दिया है सबसे और तुम कंपनी भी संभालने वाले हैं, लेकिन कल मेरे एक दोस्त है, उसका एंगेजमेंट है तो हम सब वहाँ चलेंगे, ठीक है ना। वांगजी कहता है जी काका। सीजन कहते हैं तुम सही में ठीक तो हो ना वांगजी, वरना हम दोबारा डॉक्टर के पास चले। तो वांगजी कहता है का मैं पिछले 1 साल से कोमा में था और अभी जब मैं ठीक होकर आया हूँ वापस से डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोल वो बिना और कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। सीजन कहता है तुम अभी भी ठीक नहीं लग रहे हो वांगजी, मैं तो बस पूछ रहा था। वांगजी ना बस बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीजन कहता है ये नहीं सुधरेगा। फिर उसके बाद वांगजी अपने रूम में आ जाता है और वो कपड़े वगैरह चेंज करके सो जाता है। अब बैंकेट वाली जगह पे जहाँ पे विंग रेडी होकर के साओ सिंचेन के सामने में आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। सभी लोग गेस्ट आ गए हुए थे, एक एक करके उन लोगों को गिफ्ट देते जा रहे थे और वहाँ जाके खड़े हो रहे थे जहाँ पे विंग और साओ सिंचेन सबसे गिफ्ट्स ले रहे थे, पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारी लैन फैमिली की। लैन फैमिली में चिंगो जून है और लैन ई है, लैन किरण अंकल नहीं है और सिर्फ सीचन है। सीचन और वांगजी दोनों पीछे थे और वो सब आगे। धीरे धीरे करके लैनी और चेंगो जून उसे गिफ्ट करके साइड हो जाते हैं, जहाँ पे सीचन
जो हमारे साओ सिंचिंग था उसे हैंडशेक करते हुए, क्योंकि भाई वो दोनों कमोडिटी में काम कर रहे थे एंड देन दोनों एक प्रोजेक्ट में पार्टनर्स भी थे और दोस्त भी। तो सीचन उसे कहते हैं कंग्रेचुलेशंस, आप फाइनली शादी कर रहे हैं। तो साओ सिंचन उसे कहता है एंड देन फिर वो विंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मीट माय फियांसे। इतना बोल उसे जब देखता है तो सीचन उसे हैंडशेक करता है। फिर वापस से वांग जी जो कि अपने ही ख्यालों में था, इधर उधर देख रहा था। सीचन कहता है वांग जी क्या कर रहे हो, मैनर, और ये देखो ये मेरे दोस्त के फियांसे हैं। वांग जी कहता है वाह, और जब वो ऊपर देखता है तो विंग उसे देखते हुए वो बस रुक जाता है। वांग जी बस उसे देख रहा था और विंग जैसे ही वांग जी से नजरें मिलती है शौक के मारे बस विंग उसे देख ही रहा होता है और अपने मन में कहता है ओ गॉड ये यहाँ क्या कर रहा है और क्यों, आज ही के दिन क्यों। पर वांग जी कैजुअली हैंड्स बढ़ाते हुए कहता है हेलो मिस्टर। तो जो साओ सिंचिंग था वो कहता है मिस्टर वी इंग, ये मेरे फियांसे हैं। वांग जी जैसे होता है ना हैंडशेक करता है देन मुंह बनाते हुए वहां से थोड़ा सा और अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। हालांकि वो नॉर्मल ही दिख रहा था लेकिन थोड़ा सा उसने मुंह बनाया हुआ था। तो जो हमारा साउथ सिंचिंग था वो कहता है ये आपके भाई, वो कहता है वो वैसा ही है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। तो जो हमारा साउथ सिंचिंग था ना वो वापस से सीचन से थोड़ी से बात करता है। फिर सीचन विंग को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के वहाँ पे आके बैठ जाते हैं जहाँ पे विंग बार बार वांग जी को देख रहा था और वांग जी ने अपने पैरों के ऊपर पैर चढ़ा लिए हुए था एंड देन उसे देख रहा होता है। उसी के बगल में एक खूबसूरत सी लड़की आके बैठ जाती है जहाँ पे विंग उसके साथ वांग जी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। फ्लर्ट करते हुए उसके हैंड को अपने हाथ में लेता है एंड देन उसके हाथों को खेल रहा होता है जहाँ पे विंग को अचानक से याद आता है कि वांग जी जिसे भी लाइक नहीं करता था पहले तो उसके साथ जी भर के खेल लेता था, चाहे कोई कुत्ता हो या बिल्ली हो या इंसान हो। उसके बाद एक ही करके उसके हैंड्स को ना काट देता था और उसके बाद उसके हैंड्स को पैक करके उसके घर वालों को गिफ्ट्स कर देता था, या फिर अगर कुत्ता बिल्ली होता था तो उसके सामने में ही दूसरे बिल्ली को खिला देता था। ये सारी बातें याद करते हैं विंग को वोमिट जैसा फील होता है तो वो भागता है सीधे वॉशरूम की तरफ। तो साओ सिंचेगो से कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है कुछ नहीं, मेरे पास अभी आया। वॉशरूम में आकर वो लगातार वॉमिट कर रहा था, जो कुछ भी उसने अभी तक पिया हुआ था थोड़ा बहुत खाया था वो सारा निकाल देता और कहता है ये क्या हो रहा है, क्यों क्यों मैं 3 साल बाद वापस से इन सारी चीज़ों को याद कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी वांग जी कंसल्ट करने आता था तो एक ना एक स्टोरी उसे सुनाता था। उसने कुत्ते के साथ में ऐसा किया तो उसने बिल्ली के साथ में ऐसे किया। एक बार तो उसने एक स्ट्रीट जो कैट होता है उसे पकड़ के घर लाया। घर लाने के बाद उसे एक ब्लैक कमरे में बंद कर दिया और रोज रात को वांग जी उसके लिए दूध लेके जाता। वो बिल्ली ने एक बार उसे झपटा मारकर नछोड़ मार देती है और उस कमरे से भागना चाहती थी। विंग वांग जी ने उस बिल्ली को ऐसे रूम में रखा था जहाँ से मतलब अंधेरा था और कोई नहीं जा सकता। वांग जी उसे कहता है तुम जानते हो ये अंधेरा बहुत बुरा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा, तुम्हें डराती है, बहुत ज़्यादा डराती है। तुम चीखते हो, चिल्लाते हो, मदद की गुहार लगाते हो, भीख मांगते हो, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता है। और फिर लास्ट में बिल्ली जो थी वो म्याऊं 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 करके वांग जी की तरफ देख रही थी। वांग जी कहता है कम ऑन किटन, इधर आओ। पर वो बिल्ली उसके ऊपर झपटा मारने के लिए वापस से कूदती है क्योंकि वो भी भाई 3-4 दिन से ना बंद बंद परेशान हो गई थी। आई स्ट्रीट कैट तो वैसे भी जंगली होती है। वांग जी उसे लेकर के दोनों हाथों को झुलाते हुए ऐसे सीधे चीर देता है जिससे बिल्ली वाह कर रही होती है। पर वांग जी को मजा आ रहा था, पागलों की तरह हंसते हुए उस बिल्ली को पलट देता है और उसकी हाथ के ऊपर ना हथौड़ा मार देता है। दोनों हाथों को तोड़ देने के बाद बिल्ली हो कर रही थी और कोकिया रही थी। पर वांग जी कहता है जब मैं तुम्हें पकड़ के लाया तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो। हाँ चलो अभी मैं बताता हूँ, इतना बोल वो जिंदा बिल्ली को गार्डन में जाता है, मिट्टी खोद कर उसके अंदर गाड़ देता है। तो जो माली काका थे उसे देख रहे होते हैं जहाँ पे वांग जी उसे घूर कर देखता है एंड देन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो माली जब उस जमीन को खोदता है तो उसमें बिल्ली थी जहाँ पे वो बिल्ली वो कर रही होती है। ऑलमोस्ट वो दम तोड़ने के कगार पे ही थी क्योंकि जिंदा दफना दिया था वांग जी ने।
जल्दी से माली काका उस बिल्ली को बाहर निकाल करके डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जानवर के डॉक्टर के पास। उसका बैंडेज वैंडेज करके वापस से स्ट्रीट पे छोड़ दिया जाता है। जब वो घर आता है तो जो वांगजी था ना, वो उस गार्डन एरिया के आसपास घूम रहा था। वो आते ही कहता, बिल्ली कहाँ है? हाँ, बिल्ली कहाँ है? मुझे उसके साथ खेलना है। माली काका कहते हैं, बाबा आपको क्या हुआ है? वांगजी ने 2-3 थप्पड़ उसे मारते हुए कहता है, मैंने कहा बिल्ली कहाँ है? बोलो बिल्ली कहाँ है? पर माली काका कहते, बाबा। वांगजी सीधे माली काका का गर्दन पकड़ता है, गुलाब के फूल का जो पेड़ था ना उस पर घरड़ देता है, जिससे कि उसकी एक तरफ बॉडी में कांटे चुभ गए थे। वांगजी कहता है, बिल्ली को निकाल के फेंक दिया? हाँ, उस बिल्ली को मैं मार डालता और कुत्ते को खिला देता। माली काका तो बस हाँ करके देख रहे थे और कहते, साहब जी। लेकिन तब तक हमारा बांगजी गमला उठाकर उसके सर पे दे मारता है। बुम। ये सारी चीज़ें ना विंग सोच रहा होता है, क्योंकि ये सब कुछ वांगजी ने विंग को खुद बताया हुआ था जब वो कंसल्ट करने के लिए आता था उसे। तो ये सारी बातें सोचते हुए वो उठता है, और जैसे ही वॉशरूम से, मतलब कि पहले वो कबर्ड में पूरा जाके उल्टी करके आया था कबोर्ड पे, ठीक है, तो वो जैसे उसे खोल कर बाहर आता है, सामने वांगजी खड़ा था, जो कि उसके हाथ में लाइटर था जिसे वो फ्लिक्स कर रहा था। फ्लिकर करते हुए लाइटर के साथ में उसे घूर कर देखते हुए कहता है, आज एंगेजमेंट है? हाँ। विंग उसे देखकर अपनी ही जगह पे था। उसने अभी तक मुंह वॉश भी नहीं किया हुआ था। वांगजी 2-3 और फ्लिक्स करने के बाद अपने पॉकेट में डालते हुए वांगजी सीधे विंग को दीवार पे पिन करता है और उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे चूसना शुरू कर देता है। विंग पूरा ताकत लगा रहा था वांगजी को हटाने की, लेकिन वांगजी ने उसके एक हैंड को पीछे से मोड़ दिया था और विंग एक हाथ से पुश कर रहा था। वांगजी उसके पैंट के अंदर हाथ डालते हुए उसे स्क्यूज कर रहा था बहुत बुरी तरीके से, और उसे चूसे जा रहा था, चूसे जा रहा था, चूसे जा रहा था। विंग बस मुंह करते हुए हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी बहुत भारी पड़ रहा था। वांगजी पूरा उसे मैस कर देने के बाद, ओवरली लैप्ड एक्सरसाइज कर देने के बाद, जो कि विंग तुरंत प्रीकम पे आने वाला था, रोक देता है और उसे देख रहा था हाँफते हुए, हंसते हुए कहता है, इस हालत में बहुत अच्छे लगते हो, मन करता है तुम्हें खा जाओ। क्या मैं तुम्हें खा जाऊं? हाँ। हे, तुम शादी क्यों कर रहे हो? विंग बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था। एक तो वांगजी ने उसे नीचे से मिस किया था, ऊपर से उसे ब्रीथ भी लेने नहीं दे रहा था। विंग धीरे से कहता है, तुम ठीक ठीक नहीं हुए हो क्या? वांगजी कहता है, तुम्हें मुझे मारना नहीं चाहिए था। मेरा कितना खून लॉस हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ। इतना बोल वापस से वांगजी फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। अब उसके नेक को और ये सभी चीज़ों को अब वापस से हैंड डालता है अंदर, एंड उसे एक्सक्यूज किया जा रहा था विंग, जहाँ पे पूरा का पूरा ना ब्रीद आउट हो रहा था, और वो कहता है, लीव मी, आज आज मेरा एंगेजमेंट है। वांगजी अच्छे तरीके से उसे सेटिस्फाइड करने के बाद उसे अपने गोद में उठाते हुए उसी कपबोर्ड वाले वॉशरूम में अंदर जाता है। दीवार से टिकाकर उसे रब करते हुए उसके नेक को, क्लीवेज को क्लीक कर रहा था, जिसे देखने के बाद विंग कहता है, लीव मी, कर क्या रहे हो? वांगजी कहता है, देखो तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, मेरे छूने से कैसे रिएक्ट कर रही है। हाँ, कैसे तुम बर्फ के जैसे पिघल रहे हो, कैसे, बताओ मुझे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, मैंने तुम्हें छुआ, मैंने तुम्हें चाहा, और तुम किसी और को कैसे पसंद कर सकते हो? बोलो मुझे। हाँ, इतना बोले उसके हैंड को ना स्क्यूज कर रहा था। विंग वापस से अपने होश में आते हुए कहता, लीव मी, छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। वांगजी कहता है, ऑप्स तुम्हारे पैंट्स खराब हो गए। वांगजी कहता है, व्हाटएवर, और उसे धक्का देकर जाने ही को होता है कि वांगजी पीछे से विंग को खींचता है, उसके कानों पर बाइट करता है, जिससे कि विंग चीख पड़ता है। वांगजी हंसते हुए कहता है, अब अच्छा लग रहा है, लग रहा है जैसे कि तुम मेरे हो। जाओ। इतना बोलकर विंग उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। वांगजी तो पहले पागलों की तरह हंस रहा था, पर अभी वो इतना डरावना लग रहा था। उसका पूरा चेहरा डार्क हो गया था, हाथों की मुट्ठी भी। वापस से वो फोन निकालता है और किसी को कुछ कहता है, फिर वो भी आके बैठ जाता है। अब साव सिंह उसके सामने खड़ा था, तो उसे देखते हुए कहता, विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग कहता है, वॉमिट हो रहा था और लगता है मुझे डिहाइड्रेशन हो गया है, इसकी वजह से थोड़े कपड़े भी खराब हो गए। साव सिंह उसके कपड़े को ठीक करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, ओके, तुम ठीक हो? विंग कहता है,
सासन जी कहता है रेडी हो। विंग कहता है इतना बोल। वो दोनों वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सासन जी विंग के हाथ में रिंग पहनाने वाला होता है कि अचानक से सब तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जितने भी गेस्ट लोग थे वो सब समझ ही नहीं पा रहे थे कि धुआं क्यों हो रहा है। वांग जी वापस से आता है, रिंग को बेतरतीब तरीके से किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके हैंड से वो रिंग लेता है और रिंग पहना देता है। उसके बाद सीधा वांग जी रिंग को अपने कंधे पर उठाता है और वहां से लेके जाने लगता है। वांग जी जब ये कर रहा होता है तो विंग कहता है लीव मी, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो। पर वांग जी ने उसके एक हैंड को पीछे से मोड़ा हुआ था, उसे उठा के लेके जा रहा था। विंग उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस धुआं में कोई देख ही नहीं पाता कि भाई अंदर क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत आवाज आ रहा था जो कि विंग ज्यादा जोर से चिल्ला भी नहीं रहा था, बस वो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था। गेट ओपन होता है, वांग जी विंग को उसमें डालता है एंड देन खुद बैठ जाता है। उसका जो असिस्टेंट था जो कि न्यू बना ही था, क्रिस, कार ओपन करते हुए कहता सर कहाँ जाना है। वांग जी कहता है फार्म हाउस। इतना बोलकर विंग को लेकर के वो फार्म हाउस की तरफ आ जाता है। अब इधर थोड़ी देर बाद जब बैंक्वेट में से धुआं वगैरह क्लियर किया जाता है तो विंग गायब, भाई ब्राइड गायब। ये बोलकर सब लोग इधर उधर चेक करने लगे थे, लेकिन विंग कहीं भी नहीं मिलता है। अब जो वांग जी था वो तो उसे लेके जा चुका था, लेकिन यहाँ पे सब लोग परेशान हो गए थे। सीजन देखता है कि वांग जी भी गायब है। वो अपने मन में सोचता है वांग जी क्या ये तुमने किया है। फिर वो वांग जी को कॉल लगाते हुए कहता है वांग जी तुम कहाँ हो। तो वांग जी कहता है कहा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, दैट्स वाई मैं वहाँ से आ गया, मैं घर आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तो सीजन कहते हैं तुम्हारे साथ कोई और है क्या। वांग जी कहता है नहीं तो का, मेरे साथ मेरा ड्राइवर है और कोई नहीं। तो सीजन कहता है ठीक है, और इतना बोलकर कॉल कट कर देते हैं क्योंकि सीजन को थोड़ा डाउट तो हुआ था, लेकिन जब वो बात कर लिया था तो उसे लगा अब मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। उसके बाद वो सब लोग विंग को ढूंढने लगे थे, लेकिन विंग कहीं भी नहीं था। साओ सिंचन कहता है सीजन क्या मुझे पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। तो सीजन कहता है पहले देख लो एक दिन, मे बी शायद वो शायद इस एंगेजमेंट को नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे रेस्ट चाहिए। तो साओ सिंचन कहता है मैंने उससे पूछा था, मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया था, मैं उसका 3 साल से वेट कर रहा था, और जब उसने कहा तभी मैंने ये सभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो सीजन कहते हैं थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद ओके ना। फिर वो लोग विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देते, लेकिन इधर वांग जी विंग को पेंट हाउस लेकर आ जाता है, फार्म हाउस। उसे खींचे खींचे वहां लेकर आता है। फार्म हाउस ऐसा डिजाइन किया गया था कि वो वहां से चाहकर भी भाग नहीं सकता था। चारों तरफ खेत थे और पूरा जितना भी खेत वाला एरिया था वो सब वांग जी का ही था। अब बीच में एक घर था, वहां से आप सड़क पे आने के लिए कम से कम उसे 2-3 किलोमीटर चल के आना होता। एंड देन उसके बाद वो कार या जो कुछ भी उसे मिलता है वहां से वो शहर जा सकता था। तो वांग जी विंग को लाते ही सबसे पहले तो बेडरूम में लाके पटकता है, अपनी कोट को उतारता है, शर्ट को बटन को खोलते हुए वांग जी सीधे विंग के पास आता है। तो विंग ना बेड से कुतर रहा था। वांग जी उसके ऊपर कूदते हुए उसे एकदम प्रेस करते हुए कहते हैं कहाँ जा रहे हो, हाँ कहाँ जा रहे हो, जब मेरे सर पे मारा था और मुझे बेहोश करके भाग गए थे तब तुम्हारा मन नहीं भरा था। विंग कहता है तुम ठीक नहीं हुए। वांग जी कहता है किसने कहा मैं ठीक नहीं हुआ, हाँ अगर मैं ठीक नहीं होता तो मैं कंपनी नहीं संभाल सकता। विंग उसे देखते हुए कहता है मुझे माफ कर दो। वांग जी कहता है माफ कर दो, तुम शायद भूल गए हो। इतना बोल वांग जी विंग की बॉडी को टच करने लगा था। धीरे धीरे उसे सेड्यूस करते हुए कहता है कि तुम भी मुझे लाइक करने लगे थे, तुम्हें मुझसे प्यार करने लगे थे, और तुम। विंग कहता है पहले किस तुमने किया था। तो वांग जी कहता है झूठ, पहले किस तुमने किया था। विंग बस उसे देख रहा था। विंग को याद आता है कि एक बार कंसल्ट करने के बाद वांग जी जब आंखें बंद किए हुए था तो विंग उसे देख रहा था। उस वक्त विंग को वांग जी से थोड़ी बहुत अटैचमेंट होना स्टार्ट हो गया था। उसे वो सोते हुए देखकर विंग को बहुत वो क्यूट लग रहा था, एक सोता हुआ बच्चा। विंग धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ता है। उसके बाद को ठीक करते हुए न जाने क्यों विंग ने पहली दफा वांग जी को लिप्स पे छोटा सा पिक किस कर लिया था। उसके बाद वो फाइल लेकर उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी आइज खोलकर सीलिंग को देख रहा था और अपने लिप्स को टच कर रहा था, और वो सोच रहा था आखिरकार
डॉक्टर ने मुझे किस क्यों किया? अब वो बैक पलट कर देख रहा था जहाँ पे विंग वहाँ से जा चुका था। वांग जी हंसते हुए खुद को अच्छा फील कर रहा था और कहता है, जब ऐसा है तो आज से मेरे हुए, मेरे अलावा किसी और के नहीं। ये बोलकर वो वापस से आइज क्लोज कर देता है। विंग ने ये सारी बातें सोच रहा होता है। वांग जी उसकी बॉडी को मैस करते हुए कहता है, कैसा लग रहा है, बोलो। विंग कुछ नहीं बोलता है। अंदर उसे कहता है, वांग जी तुम ठीक नहीं हुए हो क्या? तो मैं दवाई दे दूँ? विंग कहता है, वांग जी कहता है विंग से, मुझे तुम्हारी दवाई की ज़रूरत नहीं है। अपना दवाई अपने पास रखो, जो चाहिए वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। इतना बोल वांग जी विंग को पीछे से पलट देता है, उसके पैंट्स को खींच के नीचे करता है और अपने आप को उससे कनेक्ट करता है। उसके कपड़े को भी नहीं उतारता है। वांग जी एक लाउड ग्रोल करते हुए उसके हैंड को पकड़े हुए था और उसके ऊपर प्रेस कर रहा था। विंग कहता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो। वांग जी कहता है, आज तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली थी ना, है ना, और मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूँ। मेरे होते हुए किसी और के साथ एंगेजमेंट कर सकते हो, शादी कर सकते हो, क्या लगता है? हाँ। विंग कहता है, तुम सच में ठीक नहीं हुए हो। चलो हम अभी वापस से चलते हैं दूसरे डॉक्टर के पास, तुम्हारा इलाज करते हैं। वांग जी कहता है, क्या लगता है इन 3 सालों में मैंने क्या किया होगा? हाँ, तुम तो मुझे मरने के लिए छोड़ के आ गए थे ना। विंग कहता है, मुझे माफ कर दो वांग जी, पर उस वक्त तुम होश में नहीं थे। वांग जी कहता, होश में तो मैं अब भी नहीं हूँ, देखो तो पागलों की तरह तो मैं और इतना बोलकर उसके ऊपर वो राइड कर रहा था जहाँ पे विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी बेरहमी के साथ में वाइल्डली उसके ऊपर थर्स्ट कर रहा था। जिसके बाद वांग जी कहता है, तुम्हें ये पसंद है ना? हाँ, बोलो, तुम्हें ये पसंद है ना? तुमने कहा था ना कि मैं ये ऐसे करूँ तुम्हारे साथ, बोलो। और उसने ऐसे बोलते हुए उसके साथ इंटीमेट हो रहा था जहाँ पे विंग अपनी आईज को धीरे धीरे करके क्लोज करता है, क्योंकि फाइनली वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे और वो अपने आप को वापस से फ्लैशबैक में लेके जाता है जहाँ पे विंग ऑलमोस्ट अभी 6 से 7 मंथ हो गए थे। उस दिन जब उसे लेटर मिला था तो विंग उसके घर आया था। वो रोज उसके साथ 3 से 4 घंटे रहता, उसे कंसल्ट करता, नोटिस करता। उसके बाद वो अपने क्वार्टर में चला जाता। धीरे धीरे तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा था जहाँ पे वांग जी थोड़ा थोड़ा रिकवर भी हो रहा था विंग की दवाई और सेशन की वजह से, क्योंकि वांग जी अपनी बात बता पा रहा था। विंग धीरे धीरे समझ पा रहा था कि जो वांग जी है उसे कोई पागलों वाली बीमारी नहीं है, बस उसके साथ कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसी अजीब हरकतें करता है। वो लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करता है, उसे अंधेरे से डर लगता है और लोगों के साथ बैडली ट्रीट करने में उसे मज़ा आता है। उसकी प्रवृत्ति एक साइको वाली प्रवृत्ति है, ना कि वो कोई पागल है। वो ये सभी चीज़ें करने के बाद उसे रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि उल्टा उसे लगता है कि वो न्याय का देवता है और वो पनिश कर रहा है। तो ऐसी बातें उसके दिमाग में बैठी हुई थी, बस उसे ठीक करने की ज़रूरत थी। तो इसी को लेकर के बाद में विंग ने उसे इलाज करना स्टार्ट कर दिया था। विंग आज यूजुअली उसे देख रहा था जहाँ पे उसने उसे किस करने के बाद उठ के वहाँ से चला जाता है और वांग जी बस उसे देख रहा था। उसके जाने के बाद विंग अपना सारा सामान पैक कर ही रहा था कि वांग जी पीछे से आकर उसे हक कर लेता है और उसके पैंट्स के अंदर हाथ डालते हुए उसे लगातार उसके नेक को किस करने लगा था। विंग अचानक से घबराते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांग जी ना अपने हैंड्स को बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो, है ना? अगर लाइक नहीं करते तो मुझे किस नहीं करते। विंग उसके हाथ से फाइल गिर गया था और वो कहता है, लांजा छोड़ो भी। वांग जी एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, बहन को ऐसे कोई प्यार से नहीं बोला था। तो पक्का तुम्हारे दिमाग में या दिल में कुछ तो है। इतना बोलते हुए उस टेबल पर से सारा सामान वांग जी गिरा कर विंग को उसके ऊपर बिठा देता है और फिर उसकी पैंट्स को खोलकर उसे सक करने लगा था, जहाँ पे विंग अपने आप को ना ऐसे अजीब असहाय फील कर रहा था। फिर उसे याद आता है, ओह नो, वो तो बड़ा है। फिर वो उसे वांग जी को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी तब तक टॉप कमांड ले चुका था। विंग समझ गया था कि वो टॉप तो नहीं कर सकता, उसे बॉटम बनने में ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसकी बॉडी सेक हो रही थी और वो मौन कर रहा था। वांग जी उसके एडम एपल को सक करते हुए कहता है, डॉक्टर, मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक डॉक्टर के साथ ये सभी थिंग्स करने वाला हूँ। सच में ये काफ़ी मज़ेदार है। इतना बोल वांग जी खड़े खड़े ही अपने आप को उसके अंदर ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है
जहाँ पे उसे थोड़ा सा पेन हो रहा था, लेकिन फिर से उसे प्रिपेयर करते हुए खुद को कनेक्ट करता है और उस टेबल पे उसके पैर को अपनी कमर के राउंड रैप करते हुए उसे किस करते हुए और ये सभी थिंग्स करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे और सारा सामान नीचे गिरा पड़ा हुआ था। वांग जी लगातार उसे हिट कर रहा था और टेबल भी मचा मचा कर रहा था और हिल रहा था। फिर वांग जी विंग को उठाकर सोफे पे लाके पटक देता है एंड देन वहाँ पे उसके साथ फिर से बहुत ज़्यादा ब्रूटली। तो विंग उसे कहता है और ज़्यादा वाइल्ड, मुझे फाइल पसंद है। वांग जी जब ये सुनता है, भाई साहब उसके हैंड उसके चेस्ट एरिया पे कस के कसे हुए थे और वांग जी उसके पैरों को ऊपर की तरफ दोनों को इसे पूरा स्प्रेड करके आता है और उसे उसके निपल्स को बाइट करना स्टार्ट कर देता है लगातार, जहाँ पे विंग चीख रहा था और रो रहा था। वांग जी फाइनली उसके ऊपर स्टक्स किया जा रहा था एंड देन खुद को ऊपर राइड किया जा रहा था, लेकिन विंग को ये सब पेन एक अलग सा प्लेजर दे रहा था उसकी बॉडी, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि काम करते हुए टूट जाएगी। पर अभी इस पेन के साथ में उसे रिलैक्सेशन भी फील हो रहा था। फौजी लगातार उसे हॉट करते हुए, उसे तरपाते हुए, उसे थोड़ा सा परेशान करते हुए सभी थिंग्स कर रहा था और विंग को भी कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में मज़ा आ रहा था। फाइनली जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर थे तो विंग बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था और वांग जी उसे कहता है, लोग मुझे पागल कहते हैं पर तुम्हारी हरकतें तो मुझसे भी ज़्यादा डेंजर है, पर ये अच्छा है। विंग कुछ भी नहीं बोलता है, बस लेटा हुआ था, क्योंकि वो कोई छोटा बच्चा नहीं था। हाँ, उसे भी बॉडी की नीड की ज़रूरत होती है, लेकिन वो काम में इतना उलझा रहता है कि वो शायद ही कभी खुद को सेटिस्फाइड कर पाता है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो एडिक्टेड हो गया था। उस दिन से वांग जी विंग का रोज दिन में कंसल्टिंग करता और रात को रोज वांग जी उसके साथ में इंटीमेट होता था, रोज बिना गैप किए। इस तरीके से धीरे धीरे करके विंग और वांग जी का रिश्ता थोड़ा बहुत आगे डेवलप हुआ था। अचानक से 1 साल बाद वांग जी विंग को देखते हुए से कहता है, क्यों ना हम एंगेजमेंट कर ले। विंग को लगा कि वो एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ऐसे रिश्ते को डेवलप नहीं कर सकता है। विंग जैसे ही उसने ये सुना, उस दिन से वो वांग जी से थोड़ा सा कटा कटा रहने लगा था। वांग जी नोटिस कर रहा था कि विंग ज़्यादा से ज़्यादा उसे कंसल्ट करता है, दवाई उसे प्रेफर करता है, देन वापस से वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। सुबह में एक्सरसाइज और रात को एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं, वो करवाता और वो चला जाता। वांग जी को अब चिड़चिड़ापन और गुस्सा दोनों आने लगा था, क्योंकि विंग उसे दूर जाए उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। वांग जी रात के टाइम पे उसके रूम में आता है, जहाँ पे विंग उस सारे पेपर्स को ऐसे चेक कर रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ है और कितना ठीक हुआ और क्या नहीं, उसे रिपोर्ट करना था सीजन को और उसके फैमिली वालों को। जहाँ पे विंग वांग जी का इलाज कर रहा था, वो पूरा अपार्टमेंट खाली था। 4 BHK का रूम था और वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था विंग और वांग जी के अलावा। ये सारा अरेंजमेंट वांग जी ने खुद करवाया हुआ था विंग के लिए। विंग के पास आते उसे बैग से हक करता है, जहाँ पे विंग देख के डर जाता है, कहता क्या कर रहे हो ये। तो वांग जी उसे कहता है, मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, चलो ना सोते हैं, रात हो गया है। विंग उसे दूर करते हुए कहता है, मुझे काम है और ये पेपर मुझे सबमिट करना है और तुम्हारे माइंड का स्कैनिंग भी करना है मुझे, तुम कितने ठीक हुए। वांग जी कहता है, तो इसका मतलब अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ जाके सो जाओ। वांग जी ने लगातार बोल रहा था, अब मैं पसंद नहीं हूँ, हाँ मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। ओके कोई बात नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, है ना। इतना बोलकर उसके पास आता कहता है, हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, बोलो हम ऐसे ही रहेंगे ना। हाँ। अचानक से वांग जी को इतना पैनिक करता हुआ देखकर विंग डर जाता और कहता है, वांग जी लंचन क्या कर रहे हो, मुझे हॉट हो रहा है। वांग जी कहता है, तुम्हें हॉट होना पसंद है, हाँ मुझे पता है। इतना बोल वांग जी विंग के दोनों हाथों को ना दीवार पे बांध देता है, जैसे कि किसी को हैंग नहीं करते वैसे दोनों हाथों को बांध देता है। विंग कहता है, कर क्या रहे हो, छोड़ो मुझे। उसे लगा था शायद थोड़ा सा करके वांग जी रुक जाएगा, लेकिन नहीं, वांग जी उसके दोनों पैरों को भी ना ऐसे थोड़ा चौड़ा करके बांध देता है। विंग को पूरा क्रॉस वे में हैंग करने के बाद उसे देखते हुए कहता है, ये अच्छा लग रहा है, हाँ ये बहुत अच्छा है। अब सोच कि मैं तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़ सकता और तुम्हें मिट्टी में दफन नहीं कर सकता, जहाँ पे तुम्हारे हार्ट की ठप ठप सुनाई दे और मैं उसे सुनो जाके। वांग जी ना ऐसे पागलों वाली हरकतें करते हुए बोल रहा था। विंग कहता है, लांछन मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ,
कर क्या रहा हो, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है कुछ नहीं कर रहा मैं। इतना बोल उसके पैंट्स को खोलता है, पर वो हैंग होने की वजह से पैंट टाइट हो रहा था। वांग जी उस पैंट को कैंची लेके काट देता है और उसके बाद अपने आप को ऐसे थोड़ा सा नीचे करते हुए फिर से उसे कनेक्ट करके हिट कर रहा था उस दीवार पे ही, जहाँ पे वांग जी जब ये कर रहा था तो बार बार बोल रहा था मैं तुम्हें हार्म नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नुकसान नहीं कर सकता, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। हाँ, ये अच्छा नहीं है, बोलो। और इतना बोलकर उसे और जोर से हिट कर रहा था। अब यहाँ पे विंग को उसने प्रिपेयर नहीं किया था, तो थोड़ा सा विंग को पेन हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी बैक की हड्डी टूट रही है। वो बार बार उसे कह रहा था रुक जाने के लिए, लेकिन वांग जी कह रहा था तुम्हें तुम्हें वाइल पसंद है ना। हाँ हाँ, वाइल वाइल। और इतना बोलकर ब्लेड लेके आता है और उसकी बॉडी के ऊपर कट मारना स्टार्ट करता है। अब विंग को ये पेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो चीखते हुए कहता है तुम सच में पागल हो, छोड़ो मुझे। पर वांग जी उस खून को ना लीक करते हुए उसके साथ हिट किए जा रहा था। उसके बालों को खींचता है और उसे कहता है मैंने कहा तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, वरना। इतना ही नहीं, वांग जी पागलों की तरह अपने हैंड भी काट लेता है 3-4 जगह और कहता है देखो अब ये सब बराबर हुआ ना। फिर उस प्लेट को फेंक देता है और उस ब्लड के साथ में उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, जहाँ पे उसकी बॉडी से ब्लड आ रहा था और वांग जी के हैंड से। पर वांग जी बिना रुके 2 राउंड कंप्लीट करता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन विंग धीरे धीरे उसे आवाज लगाते हुए कहता है वांग जी, वांग जी, वांग जी। क्योंकि वांग जी वैसे ही खड़े खड़े उसे पकड़े सो रहा था। विंग उसे जोर से बोलता है वांग जी। वांग जी होश में आते हुए कहता है हाँ बहुत ब्लड बह गया, मुझे कमजोरी हो रही है। तो वहीं कहता है मेरे मेरे हैंड खोलो, खोलो। वांग जी धीरे धीरे करके उसके हैंड खोलते खोलते बेहोश हो जाता है। विंग जल्दी जल्दी उसे उठाकर बेड पर लाता है, पहले उसके हाथों को बैंडेज करता है क्योंकि सच में बहुत ब्लड ऐसे गिरा हुआ था। फिर धीरे धीरे ब्लड अपने आप ही बंद हो जाते हैं ना कुछ टाइम बाद। फिर उसके बाद बैंडेज कर लेने के बाद अपने पूरे बॉडी को देखता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 10 से 12 कट मारे थे वांग जी ने। उन सबके ऊपर क्रीम अप्लाई करते हुए विंग का तो पूरा मुंह ही बन रहा था। लेकिन उसके बाद वो कपड़े वगैरह को ये ठीक ठाक करके पूरा घर साफ करता है, ब्लड के स्टेन जितने थे वो सब कुछ हटाते हुए उसे गहरी नींद में सुला देता है। 4-5 दिन बाद, ऑलमोस्ट 3 दिन में एक बार वांग जी ने उसे आईवी ड्रिप्स लगाकर लिक्विड उसकी बॉडी में डाल दिया था कि 3-4 दिन तक तो वो भूखा था। उसके बाद फिर से उसे बेहोश कर देता है। रिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी सब कुछ में नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक से वो पैनिक कैसे कर गया और इतना डार्क बिहेव कैसे कर रहा था। वांग जी ये सभी चीज़ें सोच ही रहा होता है। तभी बैक टू द प्रेजेंट, वांग जी इधर भी विंग के साथ वायरली वो सभी थिंग्स कर रहा था, जहाँ पे विंग उसे कहता है तुम अभी तक ठीक नहीं हुए ना। वांग जी कहता है सॉर्ट अप सॉर्ट अप सॉर्ट अप सॉर्ट अप, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुआ। तुम्हें पता है अभी मैंने क्या किया था? देखो अपने हैंड्स को। उसके हैंड्स को पकड़ कर दिखाता है, कहता है तुम मेरे फियांसे हो। तो मैं तुम्हें ये कर सकता हूँ ना। ऐसे मुझे पसंद है, ये बहुत ज़्यादा पसंद है भी, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और तुम्हें भी तो पसंद है ना कि मैं अपने सेक्स को तुम्हारे अंदर होल्ड करके रखूँ और देन वाइलेज उसे प्रेस करता जाओ। विंग बस उसे देख रहा था और कहता है हटो मेरे ऊपर से। वांग जी कहता है नहीं, और अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारे हाथ पैर को बांध दूंगा। और इतना बोलकर उसके ऊपर ऐसे ना पड़ा हुआ था पसर के। विंग उसे हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ठीक नहीं हट रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी उसको पकड़े पकड़े ही सो जाता है। उसके बाद वो वापस विंग भी थोड़ा सा सो जाता है क्योंकि वो अलग से उसकी बॉडी पेन हो रही थी। अगले दिन शाम के टाइम पे जब उसकी नींद खुलती है तो विंग को भूख लगा हुआ था। वांग जी विंग को हटाते हुए वहां से बाहर जाने की जैसी कोशिश करता है, वांग जी कहता है ठहरो। जैसे विंग पीछे पलटता है, वांग जी के हाथ में गन था और उसे देखते हुए कहता है अगर बाहर जाने की कोशिश की या तो तुम्हारा खोपड़ी खोल दूंगा या खुद का खोल दूंगा। विंग कहता है तुम सच में पागल हो। वांग जी कहता है इसमें बोलने वाली कौन सी बात थी कि मैं पागल हूँ। क्या चाहिए? विंग कहता है मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता है ठीक है। फिर वो उसे लेकर बाहर आता है। किचन सेक्शन में नूडल्स सा हॉट हॉट कप नूडल्स बनाकर देने के बाद उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं फिलहाल से घर जा रहा हूँ। यहाँ से भागने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। विंग कहता है ठीक है। इतना बोलकर वो खा रहा होता है। वांग जी अपना फ़ोन और सभी चीज़ें लेकर वहाँ से निकल जाता है। विंग खा लेने के बाद अपने कपड़े को अच्छे से ठीक ठाक करते हुए वॉलेट लेता है, देन कहता है तुम
तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगा? वांग जी के जाते ही विंग भी उस घर से निकल जाता है। हालांकि उसकी बॉडी बहुत पेन हो रही थी, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। उसके बाद वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग उसे बस सॉरी वांग जी ना वहां से जा चुका था, और विंग ना बस वांग जी के कार को जाते हुए देख रहा था। वो जब थोड़ा और आगे चला जाता है ना, विंग उस लंबे रास्ते को, जो 2-3 किलोमीटर था फार्म हाउस से रोड तक आने में, उसे पूरा तय करता है। उसके बाद हाईवे पर आता है। बहुत देर बाद उसे एक पिकअप वैन मिलता है, जिसके बाद वो शहर की तरफ चला जाता है। पूरे 2 दिन बाद वो साउथ सिंचिंग के घर आता है, जहाँ पे उसे साउथ सिंचिंग घर में नहीं दिखता है। विंग सोफे पे जाके लेट जाता है और सो जाता है। रात के टाइम पे साउथ सिंचिंग जब वापस रिटर्न आता है तो विंग को सोता हुआ देखता है, जिसे देखकर वो कहता है, विंग ओ गॉड तुम यहाँ। तो साउथ सिंचिंग को देखती विंग गले लगा लेता है, कहता है हाँ मैं यहाँ। फिर वो कहता है तुम कहाँ चले गए थे? विंग कहता है मत पूछो मैं कहाँ था प्लीज़। साउथ सिंचिंग कहता है ठीक है विंग, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो। सिंचिंग विंग को लेकर दूसरे कमरे में आता है और उसे सुला देता है, जहाँ पे विंग बहुत थका हुआ था। साउथ सिंचिंग कहता है जब तुम उठोगे तो मैं तुमसे पूछूंगा क्या हुआ है तुम्हारे साथ विंग। इतना बोल उसे सोता हुआ छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। सीजन को वो कॉल करके बोल देता है कि विंग वापस लौट आया है, पर पता नहीं वो कहाँ था। सीजन फोन कट करते हुए कहता है वांग जी तुम आ गए? तो वांग जी कहता है आप किससे बात कर रहे थे? तो सीजन कहता है मेरा दोस्त है, वो साउथ सिंचिंग जिसकी एंगेजमेंट में गए थे उसकी फियांसे गायब हो गई थी ना, वो वापस लौट आया है। वांग जी ये सुनते ही वहां से तुरंत बाहर जाने को होता है, तो सीजन कहते हैं वांग जी कहाँ जा रहे हो? वांग जी आते ही कहता है कह एक बात कहूँ? तो सीजन कहता है मॉम डैड। वो दोनों भी खड़े हो जाते, कहते क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहते आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना? आप चाहते हैं कि मैं सही रहूं, हमेशा खुश रहूं? तो वांग जी की बात सुनने के बाद उसकी मॉम कहती हाँ हम चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो बाबा। वांग जी कहता है मुझे वो डॉक्टर पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, और मैं उसे उठा के लेके गया था। सीजन आते ही कहता वांग जी तुम सच में पागल हो। वांग जी कहता मैं पागल नहीं हूँ, और आपकी गलती की वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है, इसलिए आप मुझसे दूर रहे वरना मैं आपको जान से मार दूंगा। सीजन डर गया था और कहता है वांग जी कहता है जानते हैं ना आपने क्या किया मेरे साथ? हाँ क्या किया था आपने मेरे साथ बोलिए। सीजन कहता है वो बस एक हादसा था और कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है हादसा था ना, पर हुआ तो मेरे साथ था ना। इतना बोलकर कहता मॉम आप प्लीज प्लीज कुछ करिए ना। हाँ उसकी मॉम कहती ठीक है वांग जी अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हम उस डॉक्टर से बात करते हो। कहता वो नहीं मानेगा, वो बिल्कुल नहीं मानेगा मॉम, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, प्लीज मॉम प्लीज प्लीज मुझे वो चाहिए, हर हाल में चाहिए। उसके डैड कहते ठीक है अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हारी शादी उससे जरूर होगी। सीजन कहता पर डैड ये गलत है, वो उसका फियांसे है। उसके डैड कहते हैं तुम्हें अपने भाई के बारे में सोचना चाहिए ना कि किसी और के बारे में। सीजन सीजन बस उन तीनों को देख रहे होते जैसे मानो कहना चाह रहे आप गलत कर रहे हैं, पर वांग जी क्रिपी वाले स्माइल करते हुए सीजन को देख रहा था। इधर जब हमारा जो विंग था वो जैसे उठता है, वो अपने आप को वापस से बेडरूम में पाता है, तो उसे पता था कि साउथ सिंचिंग ने उसे उठा कर लेके आया होगा। वो बाहर आते ही साउथ सिंचिंग को ढूंढ रहा था, जो कि वो खाना बना रहा था। तभी विंग उसके पास आते ही उसकी टेबल के बैठ कर उसे देख रहा था। साउथ सिंचिंग कहता क्या हुआ है, तुम्हें कुछ बताना है मुझे तो बोलो। विंग कहता है अगर उस रात में तुम्हारी कार से टकराया ना होता तो आज हम यहाँ नहीं होते हैं ना। साउथ सिंचिंग कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई थी कि तुम मेरे कार से टकराए और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया। फिर उसके बाद मैंने तुम्हारा ख्याल रखा और आज हम यहाँ हैं विंग। विंग उसे देखते हुए कहता है थैंक यू सो मच साउथ सिंचिंग। साउथ सिंचिंग उसके नोज को स्लाइड करते हुए कहता है तुम कहाँ थे? विंग कहता है मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, इवन सब कुछ बताना है। तो वो कहता है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है एक्चुअली में मेरा एक पेशेंट, तभी डोरबेल बजता है। सासन सिंह कहता है 1 मिनट ओके। जैसे डोर ओपन होता है सासन सिंह कहता सीजन, लेकिन पीछे से वांग जी के मॉम और डैड सब आ जाते हैं। उसके बाद वो उसे देखते हुए कहता है आप सब लोग यहाँ। वांग जी विंग को देखते ही उसके पास आता है और कहता है तुम वहाँ से भाग क्यों आए? हाँ
सासिन सिंह कहता है ये क्या कर रहे हो, ये मेरा फियांसे है और दूर रहो इससे। वंग जी कहता है तुम अपने फियांसे से पूछो तो, मैंने उसे कितनी बार रात को परेशान किया है और कितनी बार हमने एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड किया है, और ये मेरा डॉक्टर भी रह चुका है। इसे वाइल बहुत पसंद है। जब मैं इसको किस करता हूँ, जब मैं इसे छूता हूँ, ये मेरी बाहों में ऐसे टूटता है जैसे कि मोम धीरे धीरे पिघल जाती है। सास इंचिंग के पैरों तले तो जमीन खिसक गई थी। विंग अपने आप में इतना शर्मिंदा फील कर रहा था क्योंकि उसने सास इंचिंग को कभी भी अपने करीब नहीं आने दिया। एक हक करने के अलावा उनके बीच में कुछ भी ऐसा कभी सीन ही नहीं बना था। सास इंचिंग उसे देख रहा था जैसे कि विंग ने उसे धोखा दिया हो। विंग सास इंचिंग के पास आते हुए उसे छूते हुए कहता है मुझे माफ कर दो सास इंचिंग, लेकिन वांग जी उसे खींचता है जिससे कि विंग ना सीधे टेबल पे गिर जाता है। और सास इंचिंग और वांग जी दोनों भागते हैं और कहते हैं विंग, पर वांग जी फटाक से उसे खींचता है और उसके हाथ को चेक करते हुए कहता है तुम्हें लगी तो नहीं। विंग कहता है तुम सच में पागल हो। वांग जी कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा, और अगर अगर तुम मुझे अपने साथ रहने दो। इसे बताओ ना, हम 3 साल तक साथ थे और रोज रात को मैं तुम्हें किस तरीके से, ये बोलते हुए उसे देखता है और वो सास इंचंग को देखता है जैसे मानो कहना चाह रहा है इसके ऊपर सिर्फ मेरा हक है। सास इंचंग विंग को देखता और कहता है क्या ये सच कह रहा है। विंग कहता है हाँ। तभी उसकी मॉम कहती है और हम इसे यहाँ से लेने आए हैं। विंग कहता है पर मुझे नहीं जाना। सास इंचंग उसे देखते हुए कहता है मैं मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ जानना नहीं चाहता, पर तुम क्या मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? शादी के बाद मुझे अपने पास आने देना चाहोगे? क्योंकि तुम मुझे कभी अपने करीब नहीं आने देना चाहते विंग। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे वैसे ही प्यार करते हो जैसे कि मैं? विंग ने बस साउथ इंचिंग को देख रहा था क्योंकि विंग ने प्यार बोलो, अट्रैक्शन बोलो, व्हाटएवर जो भी बोलो, लांजन के लिए फील किया था। उसके दर्द को अपना दर्द समझने लगा था, लेकिन वो साउथ सिंचिंग को देखते हुए कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। साउथ सिंचिंग कहता है आई थिंक से तुम्हें जाना चाहिए। विंग कहता है लेकिन साउथ सिंचिंग कहता है मैं बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें चीट किया और हमारा रिश्ता टूट गया। विंग कहता है ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें चीट किया, मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। तो साउथ सिंचिंग कहता है सबका पास्ट होता है और हर कोई प्रेजेंट को पास्ट नहीं बताते विंग, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इतना बोलकर उसे हक करने ही वाला था कि वांग जी दोनों को ऐसे चीरते हुए विंग को सीधे खींचते हुए बाहर लेके जाता है, जहाँ पे सीजन उसके पास आते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मेरा भाई थोड़ा सा मेंटली इल है। सास सिंह कहता है ओ, तो विंग का ये पेशेंट रह चुका है ना? और ये वही पेशेंट है जिससे वो बचता फिर रहा था। सीजन कहता है इधर वांग जी विंग को कार में लेके आ गया हुआ था और उसे वो वापस से उसके साथ घर लेकर आता है। विंग उसे कहता है पर मुझे यहाँ नहीं रहना। फंगजी कहता है आज से और अभी से तुम यहीं रहने वाले हो। उसके डैड उसके सामने में एक पेपर रख देते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ, आज से ठीक 7 साल पहले तुमने अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया था, है ना? विंग जब ये सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो वांग जी को घूर कर देख रहा था क्योंकि ये बात उसने वांग जी को बताई थी। वांग जी कहता है I'm सॉरी, मुझे तुम्हें अपने पास रोकना था। उसके डैड कहते हैं और अगर तुम नहीं चाहते कि पुलिस को पता चले कि उस बॉडी के साथ में क्या हुआ तो चुपचाप से इस पे साइन कर दो। विंग कहता है ये क्या है? उसके डैड कहते हैं लाइफ टाइम की सजा, चाहे जेल बोलो, शादी का बंधन बोलो या व्हाटएवर जो भी, तुम एज अ केयर टेकर मेंटोर होने के नाते वांग जी के साथ हमेशा रहोगे और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ ही रहो। वांग जी तुम्हें चाहता है और वो तुम्हें अपने पास रखना चाहता है और हम उसकी दूसरी शादी भी करा देंगे ताकि वो बिजनेस वर्ल्ड में अपने आप को स्टेबल कर सके। विंग बस वांग जी को घूर कर देख रहा था। अच्छा, तुम शादी भी करो और मेरी शादी तोड़कर मुझे यहाँ लाकर किडनैप करने वाले हो। वांग जी उसे देखते हुए कहता है डोंट वरी, मेरी शादी बस नाम की होगी। विंग कुछ नहीं कहता है और उस पेपर को देख रहा था। वांग जी कहता है अगर तुम अभी नहीं करना चाहते तो बाद में कर लेना। विंग ना उस पेपर पे साइन कर देता है और कहता है प्लीज किसी को कुछ मत कहिएगा। वांग जी खुश होते हुए कहता है तुम्हारा कमरा ऊपर से दूसरे नंबर वाला है। विंग चुपचाप से उस कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेता है और बेड पे आके बैठा हुआ था कहता है मैं
फिर हम सब ऑडियंस को कहता है, आप सबको भी लग रहा होगा ना उसने क्या कहा। इतना बोलकर विंग लेट जाता और कहता है, उस वक्त मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं इन सभी चीज़ों से बचना नहीं चाहता था। सबने अपने बैड ड्रीम्स को लेकर के साइकियाट्रिस्ट बनने के बारे में सोचा। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं रूम पे रहता था और मेरी बहन खुद घर पे अकेले। मेरी बहन जो कि गलत लड़के के प्यार में पड़ गई थी, वो लड़का उसे रोज मारता, पीटता, टॉर्चर करता एंड देन उसके साथ में वो सभी थिंग्स करता। मेरी बहन ने मुझे 2 मंथ से ठीक से बात तक नहीं की। जब भी वो बात करती वो डरी डरी सहमी सहमी सी लगती। मेरा जब बीच का टाइम सेमेस्टर ख़त्म हुआ था और मैं जब घर रिटर्न गया था, तब मैंने अपनी बहन की बॉडी पे बहुत सारे बरीज देखे। हम अपनी मॉम डैड के बस 2 ही बच्चे थे। मेरे मॉम डैड का बचपन में ही एक्सीडेंट हो गया था। मेरे मॉम डैड मछुआरे थे और कैसे डेथ हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और मेरी बहन बस एक साथ रह रहे थे। मैं अपनी बहन को जब मैंने ऐसे देखा, तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आया। वो नशे में धुत मेरी बहन को बुलाने लगा। उसने मुझे उसका नया बॉयफ्रेंड समझ लिया और मेरे साथ उसकी हाथापाई हो गई। गुस्से में मैंने उसे बांस दी मारा। अब मैंने उसे जान से मार दिया था, इसलिए हम दोनों डर गए थे और हम दोनों जाकर के उसकी बॉडी को जंगल में दफन करके आ गए। सारे घर के सबूत मिटा दिए। उसके बाद मैंने अपनी बहन से रिलैक्स रहने के लिए कहा, लेकिन मेरी बहन जो कि बहुत ज़्यादा डर गई थी, आधी रात के वक्त वो पुलिस स्टेशन जा कर के उसने खुद को कबूल किया कि उसने उसे मारा है, क्योंकि उसे मेंटली बहुत हैरेस कर रहा था और उसने अकेले ना उसे उसे जान से मार दिया है। पुलिस के हवाले मेरी बहन खुद को कर देने के बाद मैं असहाय और अकेला बच गया था। मेरी बहन ने मुझे बचाते हुए खुद को सरेंडर कर दिया था। मैं इतने गुस्से में था कि मैं उसकी डेड बॉडी को निकाल कर लाया, उसे आड़ी से काट दिया। काटने के बाद अलग अलग टुकड़े बनाए और हर जगह कुत्ते को और बिल्ली को जाकर दे दिया। बहुत सारे उसकी हड्डियाँ और बॉडी सब ऐसे ही खा के ख़त्म हो गई। फिर सारी हड्डियों को उठाया, उसका पाउडर बनाया और पाउडर बनाने के बाद मैंने अपने गार्डन में छींट दिया और मैं रोज़ उसमें पानी देता और मैं रोज़ अपनी बहन के सिलेंडर को याद करता। मेरी बहन शहर में रहने की वजह से जब उसे लोग टॉर्चर करने लगे थे और जब लड़कियों सब ने उसको बहुत टॉर्चर किया, तो मेरी बहन ने अपने आप को जान से मार लिया। मेरी फैमिली में मेरी बहन ही थी। पहले तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मेंटली टॉर्चर किया था और वो सभी चीज़ें हुई थी। उसके बाद मेरी बहन ने खुद को ख़त्म ही कर लिया। मेरी दुनिया पूरी तरीके से उजड़ गई थी। मैं इस हादसे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। रोज़ अपने किए गए गलती और पछतावे की आग में मैं जलता रहा। धीरे धीरे करके मैं बीमार होता चला गया। मैंने दवाई लेना स्टार्ट कर दिया और मुझे पैनिक अटैक्स आने लगते थे। कभी कभी बॉडी कांपने लगती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी और मैं इन्हेलर यूज़ करने लगा था। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई और मैं प्रैक्टिस करने लगा, लेकिन उस हादसे से मैं कभी बच ही नहीं पाया। कभी नहीं। वो हादसा रोज़ रात को मुझे हॉन्ट करता। ये बातें मैंने फंग जी को बताई थी। जब मैं उसका इलाज कर रही थी तब मुझे लगा था कि हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। मेरे दर्द को वो कम कर देता है। मेरे अंदर जो गिल्ट की लहर दौड़ती रहती है, उसे वक्ची के अलावा कोई और कम कर ही नहीं सकता। जब तक कि उसने मुझे प्रपोज नहीं किया था और शादी की बात नहीं की थी। हालांकि मैं ही पीछे हटा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वंग जी इसे वेपन की तरह मेरे साथ इस्तेमाल करने वाला है। ये बोलते हुए विंग आइज ओपन करते हुए कहता है, और ये बस एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टोरी था जिसकी वजह से मुझे अब इसके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में बंधना पड़ा। वैसे भी मेरी बहन से मेरी वजह से मेरी बहन का हालत हुआ। मेरी वजह से आज सासिन सिंह को लग रहा है कि मैंने उसे धोखा दिया। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि वांगजी और मेरा रिश्ता कैसा था, कभी नहीं। पर मैं उसका आदी हो चुका था। मुझे लगा सभी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है उस रात, जब तक कि मैंने उसे मारकर बेहोश करके खुद को बचाते हुए नहीं भागा। जब मैं सड़क पे आया था टैक्सी लेने के लिए, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था सासिन सिंह के कार से और उसके बाद उसने मेरी देखभाल की।
धीरे धीरे करके मुझे लगा शायद कि साओ सिंचिंग से बेहतर इंसान मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, लेकिन मैं गलत था। ये बोलते हुए विंग की आंखों में आंसू थे। रात का टाइम था और वांग जी उसके पास आते हुए उसे कहता है, विंग, आज से तुम मेरे प्रिजनर बन के रहने वाले हो। और तुम्हें क्या लगा था? हाँ। विंग कहता है, तुम पागल हो। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें ठीक कर दिया। वांग जी उसके बालों को खींचते हुए कहता है, तुमने मुझे ठीक कर दिया था तब तक जब तक कि तुमने मुझे उस रात हिट नहीं किया था। अब पूरी लाइफ तुम मेरे साथ ऐसे ही रहने वाले हो। इतना बोल वांग जी विंग के पहले तो लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करता है और उसके बाद वापस से उसके सामने में खाना प्लेस करते हुए कहता है, खा लेने के लिए। विंग नहीं खा रहा था तो वांग जी कहता है, विंग तुम्हें खाना चाहिए ना, है ना? मैं ठीक कैसे होऊंगा? तुमने कहा था कि तुम मुझे ठीक कर लोगे, है ना? विंग कहता है, वांग जी ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? वांग जी खाने का प्लेट को साइड करते हुए उसके लिप्स को उसके फेस को ऐसे टच करते हुए कहता है, तुम जानते हो, हाँ, तुम्हारे दर्द की दवा मैं हूँ। विंग कहता है, तुमने अपने डैड को मेरे बारे में क्यों बताया? वांग जी कहता है, बताना पड़ा, वरना तुम यहाँ से भाग जाओगे ना फिर से। मैं तो नहीं चाहता कि तुम भागो, तुम मुझे छोड़ कर जाओ या कुछ भी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ विंग। विंग कहता है, तुम मेंटली सच में पागल हो। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, अगर तुम साथ में रहोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा ना। देखो अब तो मैंने बिजनेस भी संभालना स्टार्ट कर दिया है और डैड ने कहा ना, शादी की बात भूल जाओ, मैं शादी कभी नहीं करूंगा, ओके ना? अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो। विंग उसे बस देख रहा था। वांग जी उसी की तरफ खाना ऐसे बढ़ाते हुए कहता, खाओ तो। विंग कहता, मुझे भूख नहीं है। वांग जी कहता, मुझे लगी है ना, या तो तुम खाना खाओ या फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वांग जी चुपचाप से उसे देख रहा था, फिर कहता, मुंह खोलो। विंग के मुंह में खाना डालने के बाद फिर वांग जी भी उसी में से ले लेके खा रहा होता है। दोनों खा लेने के बाद वांग जी उसे गुड नाइट बोलकर बाहर आ जाता है। नीचे आते हुए उसके डैड उसे देखते और कहते हैं, वांग जी क्या उसने खाना खाया? वांग जी उसे देखता कहता, डैड थैंक यू सो मच। उसके डैड कहते हैं, आज से पागलों वाली हरकतें करना बंद करो और एक अच्छे बच्चे की तरह काम पर ध्यान दो। विंग यही रहेगा तो तुम्हें ठीक होना होगा। वांग जी कहता है, डैड ठीक होने का एकमात्र तरीका वही तो है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी मॉम कहती है, बट बेटा। विंग कहता है, वांग जी कहता है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ डैड। उसके बाद वो दोनों कहते हैं, ठीक है हम कर देंगे। वांग जी वहाँ से किचन में जाता है तो सीचन उसके पास आते ही कहता है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं? आप उसकी सारी बात क्यों सुन रहे हैं? तो वांग जी कहता है, सीचन सॉरी, उसके डैड मॉम कहते हैं, सीचन बस करो, तुम अपने भाई को ठीक होते हुए नहीं देखना चाहते हो। वैसे भी विंग एक डॉक्टर है और अगर वो वांग जी के साथ रहेगा तो वांग जी जल्दी ठीक हो जाएगा। सीजन कहता है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता डैड। तो उसके डैड कहते हैं, और इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। सीजन को इतना गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। देन वहाँ से वो चला जाता है। वांग जी वापस से विंग के पास आकर सो जाता है। उस रात वांग जी ने विंग को कुछ भी नहीं किया था। अगले दिन सुबह जब विंग थोड़ा सा फ्रेश होकर नीचे आता है, डाइनिंग टेबल वाले एरिया पे एक पेपर था जिसे देखते ही वो कहता, अब ये क्या है? उसके डैड कहते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट है, इस पे वांग जी ने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो। विंग वांग जी को देख रहा था, कहता है, ये क्या है वांग जी? वांग जी कहता है, मैंने कहा था ना कि अगर आप मुझसे शादी कर लोगे तब मैं ठीक हो जाऊंगा। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तुम तुम साइन करो ना। विंग कहता है, मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन तुम ठीक नहीं होने वाले हो। तो वांग जी कहता है, कैसे नहीं होने वाला? देखो मैं तो आज से ऑफिस भी जाने वाला हूँ, प्लीज साइन कर दो। रिंग उसे कहता है, और अगर तुम ठीक हो जाते हो तो? वांग जी कहता है, हाँ, साइन कर रहे हो या नहीं? वांग जी ने वो फोक ना ऐसे टेबल पे ऐसे ना घोप दिया हुआ था। विंग तो डर गया था और कहता है, पर वांग जी कहता है, साइन कर रहे हो या नहीं, या फिर मैं जबरदस्ती करवाऊँ? विंग कहता है, पर वांग जी मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। वांग जी कहता है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से तो तुम वैसे भी नहीं जाने वाले, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था। और दूसरी बात, अगर तुम नहीं बोले तो मैं फाइल पूरी की पूरी खोल दूंगा और ये भी बता दूंगा कि तुमने क्या किया है। वांग जी उसकी बात सुनने के बाद विंग था डरते हुए कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारी तरह साइको नहीं हूँ। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं साइको हूँ और तुम साइकाइटिस्ट हो, खुश, चलो साइन करो। इतना बोलते हुए उसके हाथ को लेता है, उसके पीछे आता है, जबरदस्ती उसके ऊपर लेन होते हुए उसके हाथ साइन करवा देता है, जो कि थोड़ा टूटा फूटा था। वांग जी कहता है, ये भी चल जाएगा, आखिरकार साइन तो तुमने ही किया है ना।
उसके 2 पेपर अपने पास रख लेता है और कहता है गुड बॉय। सीजन और विंग दोनों असहाय फील कर रहे थे इस वक्त। खाना खा लेने के बाद वांग जी डैड के साथ ऑफिस चला जाता है। लाइनी अपने कमरे में चले जाती है तो विंग उसे कहता है सीजन का मुझे यहाँ से जाना है। सीजन कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता विंग, तुम्हें अब यहीं रहना होगा उसके साथ। विंग कहता है पर मुझे उसके साथ नहीं रहना, वो आप जानते हैं आपका भाई पागल है। सीजन कहता है और ये मेरी वजह से हुआ है। तो वो कहता है आपकी वजह से? वो कहता जब हम बच्चे थे, वो 5 साल का था और मैं 8 साल का, हम दोनों गार्डन एरिया में खेल रहे थे। तब हमारा तबादला, मतलब कि हम कांडी साइड एरिया में रहते थे जहाँ हमारा खुद का अपना पुश्तैनी घर था। मुझे नहीं पता था कि वो जगह वास्तव के हिसाब से खराब है। हम दोनों खेलते खेलते वेयर हाउस में पैक हो गए थे जहाँ पे मैं उसे ब्लॉक करके चला आया था और वांगजी उस रूम में था, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे और वांगजी ने उस रूम में जाकर खुद को लॉक कर लिया था। रात के टाइम पे हम सब ने उसे बहुत ढूंढा। उस वेयर हाउस में हम गायब भी थे लेकिन वांगजी तब तक सो चुका था और हमें वो नहीं मिला क्योंकि वो चैम्बर के पीछे था और हमने वहाँ बस जहाँ जहाँ जगह खाली दिखी थी हमने वहाँ पे चेक किया था। हमें लगा इस वेयर हाउस में वांगजी नहीं है, लेकिन उसके बाद हम लोग वापस से घर आ गए। वांगजी जब शायद से उसकी नींद खुली थी तो वो उस अंधेरे में खुद को देखकर डर गया था। उसे बहुत डर लग रहा था। उस रात वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, खुद को स्ट्रगल कर रहा था। एक 5 साल का बच्चा अगर रात के अंधेरे में खुद को ऐसे लॉक कर लेता है तो सोचो क्या होता है। अगले दिन सुबह जब वापस से उसकी चीखें हमें सुनाई दी तो हम जब उसे खोलने आए तो वांगजी बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था और वो जो डर था उसके अंदर बैठ गया था। अजीब सी हरकतें वो करने लगा था। कभी कभी वो नीचे बैठकर मिट्टी खोदना स्टार्ट कर देता तो कभी कभी अपना सर दीवार पर दे मारता। हमें लगा शायद भूत या प्रेत का साया है या व्हाटएवर। जो हमने सब चेक करवाया लेकिन ऐसा कभी हमें कुछ मिला ही नहीं। भांग जी धीरे धीरे करके मेंटली परेशान होने लगा था। रात को जब भी लाइट्स कटती तो वो चिल्लाना चीखना स्टार्ट कर देता। अंधेरी चीजों को देखकर डर जाता। हमें तो स्टार्टिंग में लगा था शायद पता नहीं क्या है, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे करके ये चीज़ें बढ़ने लगी तो हमें साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कराना पड़ा। दवाई दे देकर जैसे तैसे करके हमने उसे ठीक तो किया। स्कूल हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, सब कुछ। लेकिन वापस से कॉलेज में जब वो गया था तब कुछ बच्चों ने उसे गैदरिंग किया था उसके साथ में और उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। और उस दिन से जब वो ट्रिगर हुआ आज तक वो कभी हील नहीं कर पाया। बाद में वांगजी ने उन सारे बच्चों को एक एक करके किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया। हमें तो स्टार्टिंग में लगा था ये सभी चीज़ें वांगजी बस गुस्से में कर रहा है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो मेंटली इल है। बचपन में कौन अपने भाई बहन के साथ नहीं खेलता है, लेकिन हमारी ये गलती ने उसकी लाइफ को मैंने हेल कर दिया। मुझे नहीं पता उस रात उसके साथ क्या हुआ, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये बोलते हुए सीजन विंग को टैप करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। विंग उसे अब इसकी तह तक जाना था कि आखिरकार रात में उस रात विंग के साथ वांगजी के साथ हुआ क्या था। विंग अपने कमरे में लगातार इन सारी चीज़ों को सोच रहा था और वो सोचता है कि एक तरह से तो उसके जो नर्वस सिस्टम है वो ओपन हो गए थे। जो डर था वो बहुत ज़्यादा हावी हो गया था और अंधेरे में नेगेटिविटी का ज़्यादा वास होता है। ये सब क्या है, वो सारी बातें सोचते हुए वो सो जाता है। शाम के टाइम पे जब वांगजी घर आता है तो विंग को सोता हुआ देखकर उसके बगल में उसे घूर घूर कर देख रहा था। विंग को जब एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, वो आइज ओपन करते हुए वांगजी को देखता है जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था। तो विंग उसे कहता है तुम वापस आ गए। वांगजी उसे गले लगाते हुए कहता है मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ से नहीं गए। मुझे तो लग रहा था कि तुम भाग जाओगे और मुझे तुम्हें फिर से ढूंढ के लाना पड़ेगा। वैसे तुम जितना बार चाहो भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के ले ही आऊँगा। एक दिन तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और उसी घर में रख दूंगा, तुम फिर कहीं नहीं जाओगे। विंग कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पर एक सवाल करूं। वांगजी कहता है बोलो। विंग कहता है तुम्हारे साथ बचपन में क्या कुछ हुआ था। वांगजी का तो पूरा फेस ही बदल गया था और वो विंग को सीधे कवर्ड में दे मारता और कहता है तुम्हें क्या करना है जान के, यहाँ चुपचाप पड़े रहो ना। विंग उठता और कहता है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। वांगजी कहता है ठीक नहीं कर सकते, कोई ठीक नहीं कर सकता। एक 5 साल का बच्चा जब उसकी नींद खुलती है और वो सामने एक परछाई देखकर डर जाता है। पता है वो परछाई थी
बस एक परछाई, क्योंकि वहाँ पे एक स्टैचू रखा था। लेकिन मैं पूरी रात उसे देखकर ये सोचकर डरता रहा कि वहाँ पे कोई औरत खड़ी है और वो मुझे घूर कर देख रही है। खुद को, उस डर को फील कर पाना तुम्हें कैसा लगता है, जहाँ पे मैं पसीने से कांप रहा था। मुझे भूख लगी थी। मैंने हिम्मत करके डंडा उठाया। जब मैं मारने के लिए गया, उसे मैंने मारा। तब तक मारा जब तक कि मुझे लगा कि वो स्टैचू मर नहीं गया। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने चूहे पकड़े और उसे जिंदा खा गया। उस सैलड में वाइन्स रखे हुए थे और मैं उसे पीकर सो गया। सोच सकते हो उस वक्त मेरी मनोदशा क्या हुई होगी एक 5 साल के बच्चे की। मैं तो मरते मरते बचा था और ये सब कुछ गगो की वजह से हुआ। और उसके बाद मैं उस चीज़ों को याद करने लगा, क्योंकि मैंने किसी को मारा था। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया था। धीरे धीरे मेरा इलाज हुआ और मैं खुद को ठीक कर पा रहा था, लेकिन अंदर से वो सारी चीज़ें मेरी कभी गई ही नहीं थी। वो तो बस तब गई थी, बस तब गई थी। और ये सारी चीज़ें फिर से ट्रिगर हुई तब जब मैं कॉलेज में था। क्या छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। पर हाँ, मैं सच में पागल नहीं हूँ विंग। मैं पागल नहीं हूँ। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग शॉक था, क्योंकि हाँ, हमारे दिमाग ऐसा सिस्टम तैयार करता है। जब हम डर में होते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें अंदर से 100 गुना ज़्यादा मजबूत इंसान बना देता है। विंग वांग जी के केस में भी यही नोटिस कर रहा था, एक पैटर्न, जहाँ पे उसे जब डर उसके ऊपर हावी हुआ था, पहले तो वो बहुत 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 डर गया था। जहाँ पे उसका नर्वस सिस्टम रीसेट हुआ एंड देन वापस से उसने हिम्मत करते उस स्टैचू को इंसान समझ के मार डाला। पहला मर्डर किया था वांग जी ने, दूसरा उस चूहे के साथ, तीसरा उस कुत्ते बिल्ली और न जाने कितने सारे लोगों के साथ में वांग जी ने स्कूल में कॉलेज में सब कुछ किया था। ये सभी चीज़ें देखते हुए विंग को अब समझ में आ गया था कि वांग जी मेंटली इल तो है, पर वो साइको वाली हरकतें ज़्यादा करता है, क्योंकि उसे ये सब कुछ करने के बाद एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उसने अच्छा किया, उसने अपने डर को काबू किया है। अब धीरे धीरे करके बस उसे हील करना बाकी था, उसके अंदर से उस चीज़ों को निकालना था। हालांकि बहुत मुश्किल लगने वाला था, लेकिन विंग ने सोच लिया था और अब चाहे जो हो जाए, मुझे बस अब इसके साथ ही रहना है। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और शादी भी। कहीं ना कहीं मेरी जिस तरह से मैं गिल्ट और पछतावे में जो जीवन जी रहा था, सेम सिचुएशंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, एक साइकाइट्रिस्ट ही एक मेंटल इलनेस को समझ सकता है। अब हालांकि वांग जी की हरकतें साइको वाली है, लेकिन कोई ना। विंग ये सारी बातें सोचते हुए फटक से वांग जी को गले लगाता और कहता है, मैं तुम्हें हील करूंगा विंग। वांग जी, वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। विंग कहता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुम मुझे कहीं से भी तो ढूंढ कर ले ही आओगे ना। पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने से बड़े डॉक्टर के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। वांग जिसके कान में धीरे से कहता है, उसके साथ सोने में मजा जो आता है, उस वक्त लगता है कि मैं सच में अपने आप को हील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मानो कि सच में मैं ठीक हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि सच में मैं सेफ हूँ। उस अंधेरे में एक रोशनी मुझे दिखाई देती है। रिंग रिंग उसकी बातों को केयर्स करते हुए कहता है, कोई ना, मैं तुम्हें वापस से ठीक कर दूंगा। इतना बोल उसे टैबलेट देता है खाने के लिए, तो वांग जी कहता है, मैं तुम पे भरोसा नहीं करने वाला तब तक जब तक कि मुझे यकीन ना हो जाए। वो टैबलेट को डस्टबिन में फेंक देता है। विंग कहता है, ठीक है। फिर वांग जी उसे बेड पर लेकर आता है और आने के साथ ही उसे किस करने लगा था। किस करते करते उसकी बॉडी को जैसे ही टच करने लगा था, विंग एक्साइटेड होने लगा था। वांग जी पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, जब तुम एक्साइटेड होते हो और मेरा नाम लेते हो और वांट्स मोर बोलते हो कि डिब्बा डिब्बा, तो मैं पागल हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं बस इसे प्यार से छूना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें। विंग बस उसे देख रहा था और कहता है, फिर वांगजी और विंग दोनों अपने कपड़े से रिमूव करते हैं। विंग बैक के साइड से उसके गोद में बैठा हुआ था, खुद को कनेक्ट करते हुए, और वांगजी उसे ऐसे जंप करने के लिए बोल रहा था, उसकी पूरी बॉडी को टच करते हुए, जहाँ पे विंग बहुत लाउड मॉन कर रहा था, उसे बैक कर रहा था। वांग जी उसकी बॉडी को वापस से स्क्यूज कर रहा था, उसे एक्साइटेड कर रहा था। फिर बाद में वांग जी विंग को स्प्रैट करते हुए खुद को कनेक्ट करता है, देन उसके साथ इंटीमेट हो रहा था ज़्यादा ब्रूटल तरीके से, जो कि विंग को बहुत पसंद आता था। वांग जी उसे किस करते हुए लगातार कह रहा था, अब मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना।
विंग उसे कहता है नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें रोज एक सेशन लेना होगा और खुद को ठीक करना होगा। वांग जी उसे प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा ही करेगा। फाइनली जब वो दोनों एक हॉट मॉर्निंग कंप्लीट करते हैं, इसके बाद वो उसके ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी और विंग दोनों शावर लेते हैं। फिर वांग जी टॉवल रैप करते हुए अपने रूम में चला जाता है कपड़े चेंज करने के लिए। उसके बाद वो नीचे आता है। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो वांग जी खुश लग रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस से वांग जी और उसके डैड ऑफिस चले जाते हैं तो सी चन्ना विंग से पूछता है कि वांग जी खुश था। विंग कहता है वो खुश है। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ और अब मुझे उसे ठीक जो करना है। सीजन कहता है मुझे माफ कर दो। तो विंग कहता है ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। सीजन उसे कहता है मुझे माफ कर दीजिए। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ। और अपने मन में कहता है मेरे दर्द और इसके दर्द एक जैसे हैं और हम दोनों ही एक दूसरे को हील कर सकते हैं। वैसे भी उसका साथ रहना और उससे मुझसे प्यार करना कहीं ना कहीं मुझे भी तो हील करता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उसे ही हील करता है। ये सोचते हुए विंग कहता है कोई बात नहीं। सीचन वहां से ऑफिस चले जाते हैं और विंग वापस अपने रूम में आके लेट जाता है क्योंकि फिलहाल से उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं जहाँ पे वांगजी और विंग दोनों साथ रहने लगे थे। पहले तो दोनों अलग अलग रूम में, फिर एक साथ रूम में। जैसा कि विंग ने कहा था वो उसका कंसल्टिंग करेगा तो रात को रोज सोने के टाइम पे उसका कंसल्टिंग करता था और उससे रोज एक पैमाना तैयार करवाता था जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे से उसकी हेल्प लेने लगा था क्योंकि उसे ठीक होना था। बीच बीच में वो पागलों वाली हरकतें ना करे और किसी एम्प्लॉय का मुंह न तोड़ दे इसके लिए। और रोज रात को सब कुछ करने के बाद वांगजी और विंग एक साथ इंटीमेट होते और सो जाते थे। इस तरीके से वांगजी ने फाइनली विंग को पा तो लिया था, लेकिन दोनों के दर्द और जो गम थे वो एक दूसरे के हीलर का काम कर रहे थे। अब घर वालों को भी समझ में आने लगा था कि विंग यहाँ से नहीं जाएगा और वांगजी को वो ठीक कर देगा। इसलिए विंग को वापस से बोल दिया जाता है कि वो चाहे तो हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकता है। विंग वेंचिंग के हॉस्पिटल में खुद को अप्लाई करने के लिए बोलता है तो वांगजी अरेंज करवा देता है। विंग वेंचिंग को देखता है जहाँ पे वेंचिंग उसके पास आकर हक करते हुए कहती विंग वेलकम बैक। विंग कहता है नई जर्नी की स्टार्ट करें जहाँ पे वापस से बहुत सारे दर्द, बहुत सारे हादसा, बहुत सारे स्टोरी हमारा वेट कर रही है। तो वेनकिंग कहती हाँ वैसे भी इस हॉस्पिटल में 2 ही डॉक्टर्स थे, तुम्हारी कमी लग रही थी मुझे हमेशा से। तो अच्छा है, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन विंग कहता है साओ सिंचिंग ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि मेरे दर्द का तोड़ कहाँ है। जो चीज़ मेरे अंदर खाली है वही चीज़ उसके अंदर उसे भर रही है। इसलिए कह सकती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। हाँ ये अलग है कि एक साइकाइट्रिस्ट और एक साइको पेशेंट का इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई नहीं। वेंचिंग हंसते हुए कहती है कम से कम गनीमत है कि वो इलाज तो करवा रहा है, वरना मुझे लगा था कि वापस से वो किसी का हाथ पैर ना तोड़ दे। तो वांग जी के बारे में सुनते हुए विंग कहता मुझे भी लगा था कि वो मेरा ही बैंड न बजा दे, पर फिलहाल से सब ठीक है। इतना बोलते हुए वो दोनों वापस से पेशेंट को चेक करने के लिए चले गए थे। कंसल्टिंग कर लेने के बाद रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे 6 बजे जब वांग जी उसे पिक करने आता है, विंग बाहर आते उसे देखता है जहाँ पे वो वेंचिंग को बाय करते उसके पास आता है। वांग जी उसे गले लगाता है एकदम चाँपते और कहता है गॉड मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें कैसा लग रहा है। विंग कहता है अच्छा। इतना बोले उसके लिप्स को कैप्चर करता है विंग खुद और किस करता है। वांग जी तो हाँ करके देख रहा था। कहता है विंग विंग कहता है तुमने तुमने मुझे बहुत परेशान किया है वांग जी, लेकिन अब तुम्हें ठीक होना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे इस परेशान से बहुत परेशान हो गया हूँ। वांग जी उसके नोच को स्लाइड करते हुए कहता है जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश हूँ और मैं हील हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन जिस दिन तुम, विंग उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारे डैड के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। और दूसरा तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी जो की है। वांग जी कहता है हाँ वो तो मैंने अच्छा किया, क्योंकि अगर मैं रोज रोज तुम्हारे साथ इंटीमेट होता तो तुम मुझे बोल सकते थे ना कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, दफा हो जाओ, चले जाओ, वॉटेवर जो भी। पर मुझे तुम्हारे साथ वो करना बहुत पसंद है विंग, तुम जानते हो ना। जब तुम चिल्लाते हो, जब तुम कराते हो, मुझसे बेक करते हो, तो मुझे बहुत पसंद आता है। विंग और वांग जी एक दूसरे को इंटेंसली देख रहे थे। देन कार में दोनों अंदर आते हैं। कार लेकर के वो लोग हाईवे के पास आते हैं और उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाईवे से थोड़ा सा आगे जाकर जंगल वाले वन वे रास्ते आते हैं जो कि उसके घर की तरफ जा रहे थे।
वहाँ पे वो कार को साइड करता है। हंग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए वापस से उस कार में इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग वापस से वांग जी से कह रहा था, गो इनसाइड एंड डिपर एंड डिपर एंड डिपर होल स्टेक प्लीज डोंट लीव मी। जहाँ पे वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है, मैं कभी छोड़कर तुम्हें नहीं जाऊंगा विंग, बस शर्त इतना है कि तुम मेरे साथ रहना। विंग फाइनली उसके शोल्डर्स पे वाइट करते हुए हाँ बोलता है, एंड देन वो कार बेचारा हमारा जंपिंग कार बनी हुई थी। और इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।